हम लोग फेस टू फेस हैं शी के। वो हमारे बॉयज से कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है, पर वो एक ऐसे नोबडी के साथ टाइम वेस्ट नहीं कर सकती जिसकी लाइफ का कोई गोल नहीं है। वो उस एज में है जहां उसे शादी के बारे में सोचना है। वो अपने यूटरस को काम पे लगाना चाहती है। बेचारा लड़का हेजिटेट करता है, पर एक लफ्ज नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ वो उसकी पूरी तरह ले रही है। कहती है उसकी सारी फ्रेंड्स पावरफुल कंपनीज के वेल नोन लड़कों से शादी कर रही हैं, और इसको देखो एक नजर ही काफी है बताने के लिए। वो एक क्लासिक बीटा मेल है। वो खड़ी होती है, और अब मैं सच में इंप्रेस्ड हूं। ये बच्चा इतनी इंटेंस लड़की को डेट कर भी कैसे रहा था। मुझे अब यकीन होने लगा है, क्योंकि अगर इस बॉडी के साथ वो ये पुल ऑफ कर सकता है तो इस लड़के में पोटेंशियल तो पक्का है। बस अभी के लिए नहीं, क्योंकि वो उठी और उसे वहीं कंप्लीटली रेक्ट छोड़कर चली गई। वो 5 साल से साथ थे और वो अभी ब्रूटली डंप हो गया है, और ये बात उसे भी पता है। तभी उसने डिसाइड किया कि वो खुद को अपने रूम में बंद कर लेगा और एक गेमिंग एडिक्ट बन जाएगा। गेम का नाम है पैंगिया, और ये भी 5 साल पहले ही पॉपुलर हुआ था, पर ये इतना हार्ड है कि कोई इसे आज तक बीट नहीं कर पाया। तो प्ले अकाउंट बस गिरती चली गई। ये कर्स्ड पाइल ऑफ पिक्सेल्स इस बात पर फीड करता है कि कितनी बार आपको बिट्रे किया गया, हंट किया गया, और अब्सर्ड मॉन्स्टर्स ने आप पर अटैक किया। और जिस बात से सबको और भी ज्यादा गुस्सा आता था वो ये थी कि जब आप मरते हो सब कुछ डिसअपियर हो जाता है। यहाँ कोई गेम सेव नहीं होता। ये ऑलमोस्ट रियल लाइफ जैसा है। हमारे हीरो के पास गेम के 13 रेयरेस्ट आइटम्स में से 8 आइटम्स थे, पर वो मरा और उसने सब कुछ खो दिया। फिर भी जब आपका कैरेक्टर मरता है तो जो भी आपने अचीव किया है उसके लिए आपको सोल पॉइंट्स मिलते हैं, और उसे अभी 1.6 मिलियन पॉइंट्स मिले हैं। वो बिल्कुल शॉक में है। बेसिकली वो यूनिक आइटम्स जो उसके पास थे वो बहुत कीमती थे। वो यूजुअली सेफ खेलता है, थोड़ा यहाँ खर्च करता है और थोड़ा वहां, पर क्योंकि वो लड़की जिसे अपना यूट्रस फिल करना था उसने अभी उसे डंप किया है, वो अपना आपा खो बैठता है। वो अपने सारे 1.6 मिलियन पॉइंट्स एक ही बार में सेम कैरेक्टर पर थ्रो करने वाला है। लेट्स गो। हर तरफ लाइट्स जल उठती हैं। कंग्रेचुलेशंस, आपने सिंगुलैरिटी को सेटिस्फाई कर दिया है। आपको पैंगिया में इन्वाइट किया गया है। और फिर आता है वो क्लासिक फ्रीक आउट। ये लौंडा पूरी तरह कांप रहा है। एक आवाज कहती है कि जो वर्ल्ड उसने क्रिएट किया है वो हेल की आग में जलने वाला है। बस उसका तो गेम बच गया। इसे समझ नहीं आता कि ये किसकी आवाज है, और वो फुल किरिटो मोड में चला जाता है। मैसेज अभी भी उसे कहता है कि वो पैंगिया में अपनी खुशी ढूंढे, पर फिर उसकी नींद खुलती है जब हबीबी उसे कोड़े मार रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि उठ कमीने, नहीं तो तुझे एक रेड ड्रैगन को खिला दिया जाएगा। प्रोटैगनिस्ट को कोई आइडिया नहीं है कि ये रेड ड्रैगन आखिर है क्या चीज। वो साइड में देखता है, वहां पॉज है और स्लेव्स की एक पूरी भीड़ को भी कोड़े मारे जा रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी सिचुएशन है। एक झुंड मॉन्स्टर्स का। उसे चेन से बांधा गया है और उसे दोबारा कोड़ा पड़ता है। चल आगे बढ़ लिटिल बास्टर्ड। वो कह रहे हैं कि वो मरने वाला है। वो आग बबूला हो जाता है। एक तरफ झुलसा देने वाली धूप और उसके पैरों में जॉर्डन्स भी नहीं है। वो आसपास के एरिया को देख रहा है और रियलाइज करता है कि वो मॉन्स्टर सच में पैंगिया के किसी मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। ये जगह भी जानी पहचानी लग रही है। वो क्लासिक स्टेटस विंडो करता है। ये उसके ठीक सामने पॉपअप हो जाती है। उसके सारे स्टैट्स 12 हैं। उसके पास टन ऑफ टैलेंट्स हैं और साथ ही बंच ऑफ हिडन सीक्रेट टैलेंट्स भी। और वहां डिस्ट्रक्शन के बारे में भी कुछ लिखा है जो 6.1% पर है। अगर वो 10 पर गया तो पहला फ्रैक्चर हो जाएगा। वो आसपास देखता है। यहां बहुत सारे स्लेव्स हैं, है ना? रियलिटी हिट करती है। ये वाकई में पैंगिया में ही है। पर उसके सारे स्टैट्स 12 पर क्यों है? नॉर्मली कैप 1 से 10 तक होती है, और किसी स्टैट का 10 होना सुपर रेयर होता है। उसके सारे स्टैट्स उससे ऊपर हैं। ऊपर से उसके पास 13 सीक्रेट एट्रीब्यूट्स हैं। वॉइड, डेक्सटेरिटी, मास्टर ऑफ ऑल वेपन्स, डीमन रेजिस्टेंस और भी बहुत कुछ। इससे पहले कि उसे इसका पहला जवाब मिलता, जमीन कांपने लगती है और हबीबी आगे देखता है। ठंडे पसीने छूट रहे हैं उसके। दूर होराइजन पर क्रीचर्स का एक स्वार्म चला आ रहा है, और मैं अभी से एक लड़की को रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूं, बस उसके सिलुएट से जो उनमें से एक के ऊपर बैठी है। क्या कोई गॉथ गर्ल उसे हंट करने आ रही है? और हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे पहचान लेता है, द स्नेक प्रिंसेस। मेन क्वेस्ट तुरंत जनरेट होता है, सर्वाइव। रिवॉर्ड्स रिजल्ट के हिसाब से वेरी करेंगे। लेगोला जरूर दूसरी साइड पर होगा, क्योंकि इन लड़कों पर तीरों की बारिश होने लगती है। हबीबी और उसका क्रू पूरी तरह वाइप आउट हो रहा है, पर प्रोटैगनिस्ट वहां बिल्कुल स्टोइक खड़ा रहता है। सीक्रेट ट्रेट, हार्ट ऑफ ब्लड स्टील, एक लिंक्ड एट्रीब्यूट जो तभी अपीयर होता है जब सारे फिजिकल स्टैट्स मैक्स हो जाएं। रुको जरा, हबीबी के आदमियों पर ही अटैक कर रहे हैं। ये बेसिकली एक मिडिल ईस्ट वॉर लग रही है, जैसे हम अफगानिस्तान में हो। हमारे हीरो का मरने का कोई मूड नहीं है। उनमें से एक उसके पीठ में स्टैब करने आता है। वो उस बंदे को हिल्ट से पकड़ता है, घूमता है, फ्लैश करता है और उसे स्लाइस कर देता है। सर्वर पर फर्स्ट किल और स्वॉर्ड मास्टर टैलेंट एक्टिवेट होने के साथ फर्स्ट ऑरा फार्म भी हो गया। वो बैगी पैंट्स वाले लड़के भाग कर आते हैं। प्रोटैगनिस्ट साइड में देखता है, और ये देखो, एंड्रू टेट उस पर स्पीयर फेंकने आ गया, पर वो ब्लेड और उस बंदे दोनों को एक साथ काट देता है। वो हवा से ही स्पीयर छीन लेता है और उसे सीधा उसके सीने में गाड़ देता है, स्पार्टा स्टाइल। उसे रियलाइज होता है कि वो किसी भी वेपन को एक एक्सपर्ट की तरह यूज कर सकता है। एक और बंदा उसकी तरफ सीधे चार्ज करता हुआ आता है, पर वो डॉज कर लेता है। ब्लेड की एक एक मूवमेंट को देखते हुए वो परफेक्ट कंट्रोल के साथ अपनी तलवार को उसके नीचे स्लाइड करता है और अटैक को रीडायरेक्ट कर देता है। और उसे उस बंदे की चेस्ट तक जाने वाली लाइंस दिख रही हैं। वो ठीक उसी पाथ पर अपना स्ट्राइक प्लांट करता है और उसे स्टैब कर देता है। जिस बंदे को उसने डिसआर्म किया था उसकी एक्स वो चुरा लेता है और उसे भी 2 हिस्सों में चीर देता है। ये वो रेज है जो एक उस बच्चे में होता है जो अभी अभी डंप हुआ हो। हबीबी का क्रू शॉक में है। वो इस बंदे से कैसे निपटेंगे? वो नहीं कर सकते। उनके पास कभी इस लेवल का गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि अगर उनकी औरत उन्हें डंप करती है तो वो उसे पीट देते हैं और किस्सा खत्म। प्रोटैगनिस्ट के पास प्रोफिशिएंट हैंड्स भी हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मली से ज्यादा तेजी से वेपन सीख लेता है।
और उसके पास पहले ही स्पीयर और सोर्ड लेवल 6 पे है और मैक्स 10 होता है। वो पहले ही 6 पे है। ये कंप्लीटली ब्रोकन है। फिर भी वो जानता है कि यहाँ कोई चमत्कार भी उसे जिंदा नहीं बचा पाएगा। यहाँ 500 से ज्यादा ट्रूप्स हैं। वो इस सीन से बाहर कैसे निकलने वाला है? सीन चेंज। हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स टेरिटरी में हैं। अपेरेंटली इस वर्ल्ड में एक स्ट्रांग औरत बनने के लिए आपको हॉट होना पड़ेगा। यहाँ कोई अगली स्किनी औरत ऑर्डर्स नहीं दे सकती। और वो फ्यूरियस है क्योंकि डीमन लॉर्ड्स की वर्ल्ड की कोई एक्सपेडिशन फेल हो गई है। द स्नेक प्रिंसेस माफी मांगती है और वार्न करती है कि अगर वो यानी डेजर्ट सिटी इस एक्सपेडिशन में हिस्सा नहीं लेते तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लाइजेंस कहेंगे कि ये उनकी गलती थी। कॉल्समैन डेजर्ट की हेड होने के नाते उसे किसी को भी एलिमिनेट करना होगा जो चीजों को स्लो डाउन कर रहा है, और उस एविडेंस को मिटाना होगा कि उस पर्सन ने कभी कोई ट्रूप्स भेजे भी थे। बेसिकली वो एक्सपेडिशन के फेलियर से उनका नाम जुड़ने का हर चांस रिमूव करना चाहती है, और अगर वो ऐसा करती है तो स्नेक प्रिंसेस के ऊपर से एक सर्टेन कर्स हट जाएगा। वो इस बारे में खुश नहीं लग रही, पर कहती है कि वो समझती है। वापस आते हैं फाइट पर। वो अपने सामने घुटनों पर बैठे एक बंदे से पूछती है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया। वो कहता है कि अभी भी एक बंदा वहां टिका हुआ है। वो कंफ्यूज हो जाती है। तुम्हारा एक बंदे से मतलब क्या है? फिर से वापस सीन पर। हर जगह लाशें बिछी हैं और प्रोटैगनिस्ट अभी भी खड़ा है। वो एग्जॉस्टेड है और लेवल 2 पर पहुंच गया है। माय गॉड, इस गेम में लेवल अप करना कितना ब्रूटल है। कम से कम उसका माना और हेल्थ रिस्टोर हो गया और फटीग हट गया। अब वो पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। वो टर्बन वाले बंदे कांप रहे हैं, तभी प्रिंसेस सबको साइड हटने के लिए कहती है। प्रोटैगनिस्ट ऊपर देखता है और तुरंत इजाबेला वॉन डार्सन को पहचान लेता है लेवल 8, और ऐसे एक्ट कर रही है जैसे वो कोई बहुत स्पेशल चीज हो। कम ऑन, खैर लेवलिंग हार्ड है तो उसने पक्का बहुत लोगों को मारा होगा। डेजर्ट क्वीन के एक कर्स की वजह से वो इस एरिया को छोड़ नहीं सकती। वो उसके स्टेटस, टैलेंट्स या स्किल्स नहीं देख सकता क्योंकि वो उसके बारे में इतना जानता नहीं है। वो जानता है कि टैलेंट होने के बावजूद वो लेवल 8 वाले किसी को हरा तो नहीं सकता। ये गेम कितना अजीब है। लेवल कैप 10 है तो अभी ये ऐसा है जैसे एक लेवल 20 का बंदा एक लेवल 80 की औरत से लड़ रहा हो। बस वही वाइब है। और लेवल 8 के बाद से आपको पूरी दुनिया में स्ट्रांग माना जाता है। बेसिकली फेमस ऑर्गेनाइजेशंस के बॉसेस को उसको गेम के बिल्कुल स्टार्ट में ही फेस करना एक डिजास्टर है, पर उसको इस फैक्ट में इंटरेस्ट है कि उसके पास वो कर्स है। इजाबेला नीचे आती है और कहती है कि उसका ये छोटा सा शो इंटरेस्टिंग था, पर अब उसे मरना पड़ेगा। काम डाउन, बात करो उससे। प्रोटैगनिस्ट स्टन्ड है क्योंकि उसने पैंगिया जैसा एक हार्ड हिटेड गेम क्यों खेला। इसका रीजन प्रीटी ऑब्वियस है। उसको कैरेक्टर डिजाइन्स पसंद थे। वो बेसिकली एक पर्व था, और फिर ठीक जब वो उसे फिनिश करने के लिए खूबसूरती से आगे बढ़ती है और किल के लिए अपनी स्वॉर्ड घुमाती है, वो बस इतना कहता है, क्या तुम क्वीन का कर्स हटाना चाहती हो? मुझे तो लगा उसने कोई वियर्ड आर्मपिट स्क्रैच टेक्निक जैसा कुछ निकालना था। मैं तो डर ही गया था। शुक्र है इसका। इजाबेला एक सेकंड के लिए हेजिटेट करती है और पास आती है, ये जानने के लिए कि वो कौन है और उसे ये सब कैसे पता। आउट ऑफ नोवेयर प्रोटैगनिस्ट एक 15 साल की टीनेज गर्ल की तरह एक्ट करने लगता है और कहता है कि वो स्टार्स को रीड कर सकता है और साइंस देख सकता है। वो आसमान में लोगों का फ्यूचर देख सकता है और उसका कर्स हटा सकता है ताकि वो डेजर्ट से जा सके। जब वो सरप्राइज दिखती है और एक सेकंड के लिए हेजिटेट करती है तो उसको समझ आ जाता है कि उसका प्लान काम कर गया। वो स्टार बेरर क्लास ऐसी चीज है जो सिर्फ एनपीसीज के पास हो सकती है, और एक प्लेयर को इसका एक्सेस पाने के लिए उन्हें मैक्स लेवल पे होना चाहिए। और क्वीन का कर्स सोल्व करने का एक ही तरीका है, एक ब्लेसिंग देना जो सिर्फ यही क्लास कर सकती है। आर्टिस्ट ने डेफिनेटली जानबूझकर उसका बचा हुआ आउटफिट नीचे खींचा था ताकि पैनल अच्छा दिखे, और वो जानता है कि क्योंकि वो इस जगह से बच निकलना चाहती है, वो ऑब्वियसली उसे मरना नहीं चाहेगी। और रीजन कि वो इतनी बुरी तरह से बच निकलना चाहती है कि वो उसकी प्रोटेक्शन तक करेगी, वो ये है कि इजाबेला एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे उसने खुद क्रिएट किया था। तो गेम के सारे कैरेक्टर्स उसने ही बनाए थे। होपफुली ये बच्चा एक्चुअली टैलेंटेड हो। वो कहता है कि वो एक ऐसी कैरेक्टर थी जिसे उसने एंड में निगलेक्ट कर दिया था क्योंकि उसने स्टार्ट में गलत चीज पिक कर ली थी। ये कर्स एक ऐसी चीज है जिसे आप एक रीजन में ज्यादा फार्म करने के लिए चूज कर सकते हैं, पर ये आपको वहीं ट्रैप कर देता है। फिर भी उसका ये मिस्टेक करना सेंस नहीं बनाता क्योंकि कैरेक्टर का गोल गेम बीट करना होना चाहिए था। इजाबेला उसका नाम पूछती है और वो कहता है रैंडोल्फ। कितना वाहियात नाम है। वो उसे घूरती है, अपने व्हाइट हिप्स के साथ घूमती है और कहती है कि वो उसे अभी के लिए छोड़ रही है, पर अगर उसने झूठ बोला तो वो उसे बीच से फाड़ देगी। फिर वो अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि इसे ले जाओ और इसके साथ अच्छी तरह ट्रीट करो। इसके साथ ही फर्स्ट सर्वाइवल क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और वो एक ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक करता है जो इतना परफेक्ट है कि बिल्कुल मिराकुलस लगता है। बिगिनर्स लक। द कॉन्स्टलेशंस आप पर मुस्कुरा रही हैं और आपका रिवॉर्ड अपग्रेड हो जाता है। उसे कैसल ऑफ स्केल्स का एक टूटा हुआ पीस, एक हाई ड्रैगन सोल और मिकेला स्वॉर्ड मिलती है। वो एग्जॉस्टेड हो चुका है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। वेट, क्या उसने अभी लेवल अप होकर अपनी एनर्जी वापस नहीं पाई थी? क्या उसे बात करना इतना इंटेंस था? टोटल पॉइंट्स 220। रात हो चुकी है। वो एक बाथटब में है। ये क्या है? वो लोग सच में इसका ध्यान रख रहे हैं। इजी लाइफ। अब उस हाई ड्रैगन सोल की वजह से वो लेवल 5 तक के एक ड्रैगन को समन करके कंट्रोल कर सकता है। वो जानता है कि ये आइटम कितना इन्फेमस है और पूरे गेम में बस कुछ ही बार ड्रॉप हुआ था, और ऊपर से उसे मिकेला सोर्ड भी मिल गई है। एक ही चीज जो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है वो है ब्रोकन स्केल पीस। तभी दरवाजा खुलता है और कुछ लड़कियां टावल्स के साथ अंदर आती हैं, पूछते हुए कि क्या वो उनसे नहाना चाहता है। वो कहता है बस पैर धोना, बस पैर, और शायद थोड़ा काफ भी। पर उसे लगने लगता है कि उसका टेस्ट लिया जा रहा है। उन पैरों को देखो जो अपने टोज को फैला रहे हैं। वो लंबे पैर बिल्कुल हाथों जैसे लग रहे हैं। ये इजाबेला की चेंबरमेड्स हैं और वो ग्रोन अप्स हैं, और अगर इसने कोई भी रिएक्शन दिया तो उन्हें शक हो जाएगा। शक किस बात का? ओह नो, पर स्टार बेरर क्लास की कोई भी कार्नल डिजायर नहीं होती। इसे ऐसे समझ लो, तो उसे कंप्लीटली काम रहना होगा। मैं होता तो वहीं मर चुका होता, मेरा तो वहीं गेम ओवर था।
वो शार्प रहता है और इन औरतों को हाइड करने के लिए सिस्टम ओपन कर लेता है। और तभी वो देखता है कि पहला पैंगिया फ्रैक्चर पहले ही 7.66 पर है। वो क्वेस्ट रैंकिंग्स चेक करता है और देखता है कि वो 220 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है, पर वहां किसी का नाम ग्रेशिया भी है जिसके 95 पॉइंट्स हैं। तो वो बंदा वीक नहीं है। वो बेहद अनईजी लगता है जब सामने बैठी लड़की उसे स्टार बेरर बुलाती है। वो ग्रेशिया और उन आई लव मिंट चॉकलेट वाले लोगों के बारे में ज्यादा सोच रहा था। उसे पता था, उसे लगा था कि इन लोगों ने गेम खेलना छोड़ दिया होगा क्योंकि वो गायब हो गए थे, पर लगता है सबको इसी गेम में भेज दिया गया है। और वो देखता है कि क्योंकि वो एक सर्वाइवर के रूप में रैंक्ड है, उसके पास लॉग आउट करने का ऑप्शन है, पर जब तक वो लॉग आउट रहेगा उसका कैरेक्टर यहाँ एक तरह से एक्सपोज्ड और अनप्रोटेक्टेड रहेगा। तो वो भड़क जाता है, चलो निकलो यहाँ से तुम सब बिग चेस्टेड गर्ल्स, मुझे स्टार्स के साथ कम्युनिकेट करना है, मुझे बहुत काम है। लड़की को कुछ समझ तो नहीं आता, पर वो कहती है ओके। दरवाजा बंद होता है। वो रिलैक्स करता है, कम से कम इस फालतू के एक्सक्यूज ने किसी चीज के लिए तो काम किया। वो गेम से निकलने के लिए बिल्कुल डेस्परेट हो चुका है। लॉग आउट पर क्लिक करता है और बाकी सारा डिजिटल स्टफ। हम वापस उसके रूम में है और फिर ओ गॉड, इसके तो एल लग गए, पूरे शहर में आग लगी है। या ये इतना आसान तो कभी होने ही नहीं वाला था। बेचारे ने सोचा था कि वो एक इजी लाइफ में वापस जा रहा है, पर नोप, हर कोई भाग रहा है। फोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट्स बज रहे हैं और वो ठीक अपने विंडो के बाहर बालकनी में एक क्रीचर को देखता है जो उसी की तरफ चिल्ला रहा है। तुरंत उसके दिमाग में आता है कि पैंगिया के मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं। और तभी ऊप्स, उसकी पॉकेट से एक और छोटा सा गोल्डन स्टोन नीचे गिरता है। क्या ये रियल वर्ल्ड में भी मॉन्स्टर बनने वाला है? उस डैम एम्प्टी यूट्रस वाली लड़की को ह्यूमिलिएट करने से ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उसे हमारे बॉय चैट से बेबीज चाहिए होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसको गेम में हुई सारी चीजें याद आती हैं और वो सोचने लगता है कि क्या शायद वो सो गया था, सब सपना था और अब वो एक्चुअली रियल में वापस आ गया है। फिर वो अपना हाथ अपने मुंह पर रखता है और कहता है ओ माय गॉड, मैं वाकई पागल हो गया हूं। ये सोच रहा है कि ये किसी वेब नॉवल के अंदर आ गया है। गाइस, मुझे नहीं पता तुमने नोटिस किया या नहीं, पर तुम्हारे घर के बाहर एक जायंट इंसेक्ट घूम रहा है। तो या ऑब्वियसली अभी भी कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। तभी उसे वो पाउच के साथ छोटा सा गोल्डन पेबल दिखता है और वो सोचता है कि क्या ऐसी कोई चीज रियल लाइफ में उसके पास कभी थी। वो बस उसे अपने पॉकेट में डालता है और डिसाइड करता है कि वो चेक करेगा गेम के साथ क्या हो रहा है, जो अनफॉर्चुनेटली अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रोटैगनिस्ट को लोगों के मॉन्स्टर्स के बारे में बात करने की आवाजें आती हैं। ओ, यहाँ हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक मिल रहा है। वो सारे मॉन्स्टर्स को देख रहा है। इन बेचारे कॉप्स को देखो जो बेसिकली उस क्रीचर पे कुछ नहीं फेंक रहे, जबकि वो बेचारा बंदा जिंदा खाया जा रहा है। आखिरकार उसे समझ आ जाता है कोई चीज पैंगिया और एक पोर्टल को कनेक्ट कर रही है, और फिर उसे एक आइडिया आता है, शायद जो चीजें उसके पास गेम में थी वो यहाँ भी यूज की जा सकती हैं। तुरंत ही वो मिकेला सोर्ड और हाई ड्रैगन सोल निकाल लेता है। उसको सच में नहीं पता कि इन्हें कैसे यूज करना है, पर सिस्टम बस कहता है इसे टर्न ऑन और ऑफ करो। आखिरी 24 घंटे। गुड लक। एक एंजल अपीयर होता है और फ्रैगमेंट्स का टाइमर डाउन होना शुरू हो जाता है। बाहर स्ट्रीट्स पर लोग अपना फॉरएवर नैप ले रहे हैं। एक माँ चिल्लाते हुए भागती है, मेरी बेटी हेल्प। वो बेचारी बच्ची उसकी गोद में होती है। मॉम, डैड कहाँ है? वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। या ऊपर देखो, तुम ठीक हेल की तरफ जा रहे हो। मैं कसम खाता हूं, मैंने ये तब बोला जब मुझे लगा था कि प्रोटैगनिस्ट इन्हें आकर बचा लेगा। नोप, वो दोनों वहीं क्रश हो जाते हैं। एक शॉर्ट हेयर वाली जवान औरत भागकर आती है पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है, पर वो देखती है कि वो औरत वहां पिन हो चुकी है और फिर भी वो कुछ कहने की कोशिश करती है। प्लीज, मैं ठीक हूं, मेरी बच्ची को अपने साथ ले जाओ। ये फैक्ट कि वो अभी बोल पा रही है एक मिरेकल ही है। वो लड़की बच्ची को उठाती है, पर जैसे ही वो पलटती है एक मॉन्स्टर एक बहुत बड़ा बाइट लेने के लिए उनकी तरफ आ रहा होता है। अब तो कोई चांस ही नहीं कि प्रोटैगनिस्ट इन्हें ना बचाए। कौन? हमारा चैट वहां पर अपने क्लच स्लैश के साथ शो अप करता है। वो जिस तरह से इतना कूल दिख रहा है और बस हर चीज को स्लाइस कर रहा है। वेट, रुको जरा, क्या वो अपने इन गेम कैरेक्टर की तरह दिख रहा है? वो लड़की राहत की सांस लेती है कि वो बच गई और सोचती है कि ये बंदा आखिर है कौन, पर अभी खत्म नहीं हुआ। एक और पीछे से आ जाता है और उसका ऑरा बिल्ड होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली वेट, उसका ड्रैगन अभी इस चीज को खा गया और ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये लॉन्डा प्योर फ्लेक्स है। ये मिकेला की बीस्ट है और वो पहले ही इसके सर पर चढ़ चुका है और उस लड़की से कहता है कि वो ठीक वहीं पर रहे। वो सोच रही है कि ये पक्का कोई सपना होना चाहिए, कुछ तो बहुत ज्यादा ऑफ है। वो छोटी बच्ची उसके हाथों से फिसलकर अपनी क्रश्ड हुई मां को देखने के लिए आगे आती है, जबकि वो लड़की बस प्रोटैगनिस्ट को हर चीज काटते हुए देखती रहती है। एकदम क्लासिक सेटअप। कोरिया और पूरी दुनिया में मॉन्स्टर्स आते हैं सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर इनके साथ साथ कुछ हीरोज भी सामने आते हैं। एक ट्रोल अपनी सोर्ड फेंकता है और सबसे कहता है कि डरिए मत, वो सबको बचा लेंगे। ऑफ कोर्स, हमेशा की तरह हर हीरो एक अच्छा इंसान नहीं होता। कहीं किसी लिविंग रूम में एक बंदा आराम से बैठा है, ये कहते हुए कि ये लोग इडियट्स हैं जो अपने गोल्डन स्केल के फ्रैगमेंट को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि वक्त के साथ ये दोनों वर्ल्ड्स मर्ज हो जाएंगी और इस आने वाले केओस एरा में हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट होगा। फ्रैगमेंट्स का मतलब है पावर, और हर कोई कंपीट कर रहा है ये देखने के लिए कि असल प्रोटैगनिस्ट कौन बनता है। उसको बस ये जानना है कि रैंक 1 पर ये 220 पॉइंट्स वाला इंसेन लॉन्डा कौन है। वो सोच रहा है कि कहीं ये फैंटम तो नहीं, एक सीक्रेट प्लेयर जिसके बारे में किसी को नहीं पता था और जिसने टन ऑफ रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। पहला प्लेयर जिसने एनपीसीज के साथ एक्सपेडिशन की थी, भले ही वो पूरी तरह से फेल हो गई। वो बंदा अनडिनाइबली पैंगिया का नंबर 1 था, क्योंकि भले ही आपका अपीयरेंस और गियर रीसेट हो जाए, कुछ एट्रीब्यूट्स और टैलेंट्स आपके नेक्स्ट कैरेक्टर में कैरी ओवर हो जाते हैं। और उसे एग्जैक्ट पता है कि उस कमीने को इतना हाई स्कोर कैसे मिला, 1.6 मिलियन पॉइंट्स खर्च करके और 3 ब्रोकन स्टैट्स क्रैप करके।
प्रोटैगनिस्ट वापस बाथटब में है और सोच रहा है कि सिचुएशन काफी क्लियर है। अपने लास्ट कैरेक्टर के साथ जो गेम के एंड तक लगभग पहुंच ही चुका था और जिसने काउंटलेस एनपीसीज को मारा और बहुत सारे बिट्रेल्स किए, उस वजह से कुछ तो चेंज हो गया। इस बात का स्ट्रॉन्ग चांस है कि उसके जैसे दूसरे प्लेयर्स भी अब इस दुनिया में आ गए हैं। नो किडिंग, जब गेम में रैंकिंग्स हैं तो आएंगे ही। ये कोई शेरलॉक वाली डिडक्शन नहीं थी, सॉरी। जो उसको पक्का पता है वो ये कि पैंगिया एक ब्रूटल गेम है जहां हर कोई दूसरे की आइटम्स चुरा लेना चाहता है और उसको मालूम है कि वो एक टारगेट बनने वाला है। और सबसे हार्ड पार्ट ये है कि उसे दोनों वर्ल्ड्स में चीजों को सेफ रखना है। तो इकलौता ऑप्शन ये है कि जल्द से जल्द स्ट्रांग बना जाए, तो वो गेट ओपन करता है। स्नेक गर्ल जानना चाहती है कि क्या उसकी स्टार्स के साथ चिट-चैट खत्म हुई। वो कहता है कि वो अपना प्रॉमिस निभाने आया है, पर उसकी एक कंडीशन है। वो समझ जाती है और अपनी चबीज को रूम से बाहर जाने को कहती है। फिर वो इजाबेला से कहता है कि उसे सैंक्चुअरी में ले जाओ। ये इतनी सीरियस बात थी कि वो कहती है पक्का उसका दिमाग खराब हो गया है, पर उसे पता है कि सेकंड क्वेस्ट एक क्लास लेने के लिए वहीं पर शुरू होता है। तो वो झूठ बोलता है और कहता है कि वहां पर एक स्टार है। लगता है वो वाकई में पैंगाया खेलता है। वो सबको पूरा बेवकूफ बना रहा है। ये लड़की बहुत तेजी से काम करती है। नेक्स्ट चैप्टर में वो एक ऐसे रूम से चलते हुए जा रही है जहां हर जगह खून है और डेड गार्ड्स भरे हुए हैं। प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल शॉक में है कि उसने इन सारे गार्ड्स को वाइप आउट करने में बस कुछ ही मिनट्स लगाए। कुछ घंटे पहले जब उसने सैंक्चुअरी जाने को बोला था तब उसने कहा था कि वो पागल है। जब उसने स्टार के बारे में बात की तो उसे जानना था कि वो आखिर बोल क्या रहा है। और एक्चुअली ये बात सच है। वो कहता है कि उसको 4th स्टार लक से मिला था जब वो अपना लास्ट कैरेक्टर लेवल अप कर रहा था। वो उन गिने चुने प्लेयर्स में से एक है जिसको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है और ये भी पता है कि उस स्टार को यूज करके उसका कर्स कैसे हटेगा। वो हेजिटेट करती है और कहती है कि किसी को भी सैंक्चुअरी के बारे में नहीं पता और वो झूठ बोल रहा है। पर वो उसकी बात बीच में काट देता है और कहता है कि उसको तो पता है और वो वहां जा सकती है, या उसने ही उसे क्रिएट किया था, तो ये उसके लिए काफी ईजी है। वेट, अगर उसने उसको क्रिएट किया है तो क्या वो इसकी एक तरह से डॉटर नहीं हुई? नहीं, हम उस तरफ नहीं जाने वाले, भूल जाओ इसे। मैंने ये क्या कर दिया? मैं ये थॉट डिलीट कर रहा हूं। तो अब वो अपनी ही बनाई हुई क्रिएशन से बात कर रहा है जो कि उससे एक कंप्लीटली सेपरेट औरत है। उससे कह रहा है कि ये एक सीक्रेट जगह है, पर इसमें से एक ईवल जैसी फीलिंग आ रही है। सिस्टम बताता है कि उसने सैंक्चुअरी में एंटर कर लिया है और रिवॉर्ड्स इस बात पर दिए जाएंगे कि वो कितना एक्सप्लोर करता है। पर उसका लेवल इस एरिया से मैच नहीं कर रहा। लेवल 8, तुम्हें यहां आने के लिए किस लेवल पर होना पड़ता है? वेट, क्या ये वही जगह नहीं है जहां आपको अपनी सेकंड क्लास मिलती है? ये क्या है? क्या आपको अपनी सेकंड क्लास गेम के एंड में मिलती है? वो पॉइजन को इजीली टैंक कर रहा है अपने उस जायंट डीमन रेजिस्टेंस टैलेंट की वजह से। और वाओ, इस पैनल में वो पूरी जायंट लग रही है। कोई इसे नर्फ करो। वो जानता है कि इजी सोल्यूशन यही है कि इजाबेला को आगे भेज दो और उसे रिवॉर्ड्स ग्रैब करने दो। पर इस वक्त वो ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि वो यहां पर सैंक्चुअरी क्लास लेने आया है और अपेरेंटली जैसे ही वो मिलती है मिशन वहीं एंड हो जाएगा। ओके, समझ गया। ये एक चैलेंज है और वो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसे उतनी अच्छी क्लास मिलेगी और उसका निशाना एक स्पेसिफिक क्लास पर है। इजाबेला बस देखती रहती है। ओ देखो, आर्टिस्ट फिर शुरू हो गया। मैं समझ गया, ये एंगल तुम्हारी चाहत है। क्रिएटिविटी के लिए रिस्पेक्ट है भाई। वो टर्न करती है और कहती है हमने गलत रास्ता ले लिया है, पर प्रोटैगनिस्ट उसके शोल्डर को पकड़ लेता है। कहां जा रही हो तुम? वो कहती है सामने जो ब्रिज है वो ऑब्वियसली एक ट्रैप है। ये एयर प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया था ताकि कोई इसे क्रॉस न कर सके। वो गिर जाएंगे, पर वो उससे सीधे बोलता है, क्या डर गई? पता नहीं था कि तुम इस टाइप की हो। वो गुस्से में अपने आर्म्स क्रॉस करती है और उसे याद दिलाती है कि वो प्रिंसेस ऑफ स्नेक्स है। वो डरती नहीं है। वो उसकी बात काट देता है और कहता है कि वो एक्चुअली में डरी हुई है। वो उसे गिव अप करने को कहती है क्योंकि ये जगह शायद ट्रैप से भरी होगी, पर वो बस कहता है कम ऑन, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। वो और भी ज्यादा भड़क जाती है, कहती है कि वो पागल हो गया है, पर वो उसे याद दिलाता है कि जैसे ही उन्हें सारे हबीबी गार्ड्स मरे हुए मिलेंगे वो लोग उसके पीछे एक सर्च टीम भेज देंगे। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय उन्हें इसे जल्दी फिनिश करके यहां से निकलना होगा। वो थोड़ा शर्माती है पर उससे चिपक जाती है और कहती है कि अगर उसके पैर में क्रैम्प ना आया होता तो वो अकेले ही सब हैंडल कर लेती। उसके दिमाग में बस अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना और गेम के बारे में सब कुछ सीखना चल रहा है। वो उसे ठीक से पकड़ने को कहता है और भागना शुरू कर देता है, पर राइट साइड जाने के बजाय जहां बहुत सारे रास्ते हैं वो सीधा जाता है, जबकि वो उस पर चिल्ला रही होती है कि लेट जंप मत करना। ऑब्वियसली उसके पास एक प्लान है। वो म्यूटेंट सीक्रेट ट्रेड को एक्टिवेट करता है। ये उसे वो सारे हिडन सीक्रेट्स देखने देता है जो ह्यूमन आई के लिए इनविजिबल हैं। यू लिटिल चीटर, क्या तुम इनविजिबल स्टेयर्स पर चल रहे हो? ये तो प्रॉपर ब्रोकन गेमर नॉनसेंस है। लड़की का रिएक्शन होता है, व्हाट द हेल इज दिस? तुम हवा पे चल रहे हो। वो उसे रिलैक्स करने को कहता है, पर वो फ्यूरियस है। पूछती है कि वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। फिर ऑथर थोड़ा वियर्ड हो जाता है। उसे लगता है जैसे वो उसे एक पुराने दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा है जिससे वो सालों से नहीं मिला। हाँ? तो वो पूछती है क्या हम पहले मिल चुके हैं? वो कहता है नहीं, हम दोनों कभी एक ही जगह पे नहीं थे। वो कंफ्यूज हो जाती है, इसका क्या मतलब है? वो कहता है बस इतना समझ लो कि मैंने तुम्हें देखा है पर तुमने मुझे कभी नहीं देखा। रूम लाइट से भर जाता है। नेक्स्ट सीन वो एक ओपन फील्ड में है। स्ट्रेट अप स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन वाइब्स। उन्होंने एक बैरियर डोमेन क्रॉस किया है, वैसा जिसमें तुम जब तक उसके आर पार ना जाओ तब तक आगे का कुछ नहीं दिखता। वो सोचने लगता है कि क्या उसकी मेमोरी सही है। तभी कुछ रॉक्स के बीच में एक लाल आंख दिखाई देती है। नहीं, एक्चुअली वो रॉक्स खड़े हो जाते हैं। उनकी लाल आंखें हैं और उनकी चेस्ट के बीच में एक कोर है। वो जानता है कि यहाँ के रीजनल गार्डियंस गोलम्स हैं और इनका साइज देखकर लग रहा है कि ये एटलीस्ट अपर टियर के हैं। एक हिट और वो मर जाएगा। तो अब टाइम आ गया था उस लड़की को काम पे लगाने का। वो कहता है जाओ फिर, क्या तुम कह नहीं रही थी कि तुम्हारा पैर खराब है?
लगता है अब ठीक हो गया है। उसके बाद खत्म करने से पहले ही एक गोलम आकर पंच मारता है। प्योर वन पंच मैन एनर्जी। वो कैप्टन लेवी जैसी एक वाइल्ड लिटिल स्माइल देती है, अपना हाथ ऊपर करके उन्हें स्लाइस कर देती है। एग्जैक्टली वैसा नहीं, वो बस अपनी ह्यूज सोर्ड उठाती है और सब कुछ काट कर रख देती है। वो एक रॉक से दूसरे रॉक पर जंप करती है, स्टोन मॉन्स्टर्स को मारते हुए, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट वहां अपने आर्म्स क्रॉस किए खड़ा सोच रहा है कि ऐसी सिचुएशन के लिए एक असैसिन क्लास वाकई में परफेक्ट है। वो उन गोलम्स के वाइड स्लो अटैक्स को इजीली डॉज कर लेती है और उसका ब्लेड उन्हें काटता रहता है। ये पावर है एक लेवल 8 स्टोन रेन की। उसे गोलम क्रिएटर क्लास मिल गई और वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि जिस तरह से वो बोल रहा है लगता है इजाबेला के किल्स उसके किल्स काउंट हो रहे हैं। और पैंगिया के समनर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लास होते हैं। मैं पहले ही जानता हूं कि किसी भी हालत में वो इसे पिक नहीं करने वाला। नेक्स्ट पैनल, ये वो क्लास नहीं है जो मुझे चाहिए। वो रिफ्यूज कर देता है, उसे कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट चाहिए और वो अभी भी नहीं बताता कि उसे आखिर चाहिए क्या। पर तभी जमीन पर एक पर्पल मिस्ट फैलने लगती है। अब उसके पीछे एक मैसिव शैडो है। द एंशिएंट किंग, मास्टर ऑफ द माउंटेन, जो नेमलेस स्टार की तरह दफन था, वो इन्वेडर्स की तरफ अपनी नफरत दिखाता है। प्रोटैगनिस्ट बहुत खुश है कि वो कमीना आखिर आ ही गया। द हायर गॉड, जो स्टार्स को गार्ड करता है, जिसे ड्रामेट के नाम से जाना जाता है, उसे जो सच में चाहिए वो एक जाइगेंटिक सर्पेंट है और इसके लिए रिकमेंडेड लेवल 10 है। उसे एक क्रशिंग प्रेशर फील होता है और वो सोचता है कि क्या एक गॉड की प्रेजेंस ऐसी ही फील होती है। वो लड़की फ्रीज हो जाती है और उससे कहती है कि उसका दिमाग खराब हो गया है अगर उसे लगता है कि वो इस लेवल के किसी गार्डियन को हैंडल कर सकती है। ये इडियट कहता है कि ये काटता नहीं है और ठीक उसी वक्त वो उसे ऑलमोस्ट काट ही लेता है। उस जायंट स्नेक की जीभ बाहर है और वो कंफ्यूज हो जाता है। थियरी के हिसाब से इस क्रीचर को फ्रेंडली होना चाहिए था और वो बॉस कहता है, सैंक्चुअरी के चैलेंजर, मुझे हराओ और अपनी क्वालिफिकेशन प्रूव करो। वो पूरी तरह डरी हुई है, कहती है कि वो यहाँ किसी को मारने नहीं आई थी। फिर वो स्नेक उसे याद दिलाता है कि उसने अभी अभी सेंटिनल्स को मारा है, तो क्लियरली वो पहले ही ये लाइन क्रॉस कर चुकी है। वो सर्पेंट फिर से अपनी टेल घुमाता है और वो चिल्लाते हुए भागती है कि वो यहाँ उसके लिए नहीं आई है, वो यहाँ आई क्योंकि ये लड़का उसे घसीट कर लाया है। प्रोटैगनिस्ट स्टन्ड है। लास्ट टाइम जब उसने इस जगह को क्लियर किया था तब उसे ड्रमट को नहीं मारना पड़ा था। उसकी मेमोरी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो एक्सप्लेन करता है कि किंग ड्रमैट एक मैसिव क्रीचर है जो स्टार्स की स्पिरिचुअल एनर्जी से इंटेलिजेंस गेन करता है और उसने ये जगह तब क्लियर की थी जब वो एक लेवल 10 5 स्टार ट्रांसेंडेंटल कैरेक्टर था। जब वो आया था तो ड्रमैट ने बड़ी वफादारी से उसे स्टार्स तक गाइड किया था। इसका रीजन शायद ये था कि वो क्वालिफाइड था। तो बेसिकली ये चीज तुम पर तभी अटैक करती है जब तुम इससे वीक होते हो। तो अब वो क्या करने वाला है, क्योंकि स्नेक गर्ल पे हर डायरेक्शन से अटैक हो रहा है और वो ठीक से रिएक्ट नहीं कर पा रही क्योंकि सैंक्चुअरी का पॉइजन उसकी बॉडी को स्लगिश बना रहा है। उस पर ट्रस्ट करके यहाँ आना एक स्टूपिड मिस्टेक थी। वो क्रीचर एक ह्यूज स्वीपिंग स्ट्राइक के साथ उसे फिनिश करने ही वाला होता है जब अचानक वो उस मॉन्स्टर को रुकने को कहता है। जब वो उसे ड्रमैट बुलाता है तो वो पलटता है और पूछता है कि इस लड़के को उसका नाम कैसे पता। तब प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसका मास्टर विलहेल्म वापस आ गया है। वो जायंट स्नेक पलटता है और पूछता है कि क्या वो सच में विलहेल्म है। फिर वो हंसने लगता है। एक स्नेक की हंसी वाकई ऑफुल होती है। ऐसा लगता है जैसे वो अपना जॉ अनहिंज करके तुम्हें पूरा निकल जाएगा। और वो कहता है कि उसके सामने खड़े इस इडियट ने तो स्टार्स को रिसीव करने की प्रिपरेशन भी नहीं की है। वो उसके किसी भी गोलम से ज्यादा वीक है और अब क्लेम कर रहा है कि वो द ग्रेट विलहेल्म है। वो उस बच्चे से कहता है कि उसे समझना चाहिए कि ये नाम एक पावरफुल ह्यूमन का है, एक ट्रांसेंडेंट का, किसी ऐसे इंसान का जो उसका मास्टर बनने को डिजर्व करता था। पर क्योंकि वो इस जैसी एक सिंपल एक्सपेडिशन में फेल हो गया है तो वो कुछ डिजर्व नहीं करता सिवाय इस बात के कि ऑब्वियसली मौत कैसा फील होती है ये सीखे। डैम, उसने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। पर तभी प्रोटैगनिस्ट ड्रमैट को उनके बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने को कहता है। वो मॉन्स्टर फिर से रुक जाता है। हर कोई इस बीस्ट पर अटैक कर रहा है और वो पूछता है कि इसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता भी कैसे है। किसी को भी इस बारे में पता नहीं होना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उस सो कॉल्ड स्टार कॉन्ट्रैक्ट में तुम माउंटेन गार्डियन का ट्रू नेम सीखते हो और उसके नए मास्टर बन जाते हो। उसके बाद वो माउंटेन गार्डियन अपने मास्टर को ओबे करने लगता है और कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी बात दूसरे लोगों को रिवील नहीं की जा सकती। अगर ये रिवील हो जाए तो जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उसे कर्स के रूप में मौत मिलती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके पास एक ह्यूज एडवांटेज है क्योंकि उसे पता है कि गेम कैसे काम करता है, पर अभी वो एक दूसरी बॉडी में है इसलिए ये कर्स उस पर इफेक्ट नहीं करता। बॉस उससे कहता है कि जल्दी उगल दो। उसके सामने खड़ा ये क्रीचर आखिर है कौन? और प्रोटैगनिस्ट कहता है, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं तो स्टार्स को मुझे गाइड करने दो और मैं प्रूव कर दूंगा। ड्रमैट को पूरा यकीन है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि स्टार ट्रायल कोई मर्सी नहीं दिखाता। जैसे ही वो पास जाएगा वो प्योर फ्लेम्स में जिंदा जल जाएगा। हालांकि प्रोटैगनिस्ट कहता है, लगता है ड्रमैट इस बात से डर रहा है कि ट्रायल ये रिवील कर देगा कि मैं ही ट्रू मास्टर हूं। वो मॉन्स्टर हंसता है जैसे वो कभी किसी ऐसे इंसान से टीम होगा जो एक बाइट में मर जाएगा, पर ठीक है, वो इस बच्चे को इटर्नल फ्लेम्स में जलने देगा। उसे बस उसके पीछे आना है। थोड़ी देर बाद इजाबेला पूछती है कि क्या स्टार यहाँ छुपा हुआ है। प्रोटैगनिस्ट कहता है, हाँ बिल्कुल वहीं ऑल्टर के ऊपर, वहां एक स्कल है। और वो पूछती है कि क्या ये स्कल ही स्टार है। प्रोटैगनिस्ट आंसर देता है, ये लीहा का फेस है। जब पांगिया की ट्विन गॉडेस मरी थी तो उसकी बॉडी को 32 फ्रैगमेंट्स में काटकर पूरे कॉन्टिनेंट में बिखरा दिया गया था। हर फ्रैगमेंट को एक स्टार कहा जाता है और इनके कैटलिस्ट का यूज प्लेयर्स के अंदर ट्रांसेंडेंट पावर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जब उसके हाथों में वो ह्यूज स्केलेटन होता है और प्रोटैगनिस्ट के चारों तरफ आग घूम रही होती है, इजाबेला बाहर खड़ी होकर पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि ये काम करेगा। ड्रमैट हंसता है और कहता है कि उसने वॉर्न किया था। स्टार के पास आते ही फ्लेम्स ने उसे निगल लिया। ऑफ कोर्स उसे रिजेक्ट कर दिया गया और अब वो मर चुका है। पर प्रोटैगनिस्ट अभी भी अंदर है गुस्से में, पूछ रहा है कि क्या उस कमीने को सीरियसली उस पर ट्रस्ट नहीं है। और सच तो यह है कि स्टार किसी प्लेयर को बस एक ही सिचुएशन में रिजेक्ट करता है,
अगर तुम कोई सीक्रेट बग यूज करो जिसमें तुम ड्रोमैट से मिलते तक नहीं, भले ही उसने ड्रोमैट को नहीं मारा था, पर वो एक ऐसे तरीके से पास हुआ जिसे बीस्ट ने अप्रूव किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। असली सवाल यह है कि क्या उसे वो क्लास मिलेगी जो उसे सच में चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि अगर तुम कोई भी क्लास होने से पहले स्टार से क्लास लेते हो तो तुम्हें चूज करने का ऑप्शन मिलता है, और वो वॉइड क्लास मांग रहा है। ओ वेट, वो स्कल उसके सारे टैलेंट्स को देख रहा है। मास्टर ऑफ द स्किलफुल हैंड, लॉर्ड ऑफ बीस्ट्स, म्यूटेंट, गोल्डन ग्रेस। क्योंकि वो पहले ही डिस्ट्रक्शन को फेस कर चुका था, उसे एक्सप्लोसिव ग्लो लिटिल स्टोन बर्स्ट मिलेगा। माना स्टार एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसे पियर्स द स्टार्स और ब्लेसिंग ऑफ द स्टार्स की एबिलिटीज मिल जाती हैं। ऑल स्टार्स +5, और जैसे जैसे उसके पास स्टार्स बढ़ेंगे उसे और भी ज्यादा स्टार्स मिलेंगे। लगता है यही वो चाहता था, क्योंकि उसे स्टार सक्सेसर क्लास मिल जाती है। इजाबेला वहां कंफ्यूज खड़ी है। वेट, स्कल कहां गया? वो गायब हो गया। फिर वो उससे पूछता है कि एक बार जब उसका कर्स हट जाएगा तो वो अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहती है। इजाबेला कहती है कि वो डेजर्ट छोड़कर डरम फैमिली की ब्लड लाइन को ढूंढना चाहती है, पर ये लड़का उसे ऐसे ही आसानी से जाने नहीं देने वाला। वो कहता है कि वो उसे एक शर्त पर डेजर्ट छोड़ने देगा। उसे 1 साल तक उसकी सर्विस करनी होगी। उसके बाद वो उस ब्लड लाइन को ढूंढने के लिए उसकी फ्रीडम गारंटी करता है। तुरंत इजाबेला को रियलाइज होता है कि वो फिर से एक स्लेव बन गई है, ठीक वैसे ही जैसे वो डेजर्ट क्वीन के साथ थी। कुछ नहीं बदला। प्रोटैगनिस्ट उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, मैं क्वीन नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। उसने लिटरली अभी झूठ बोला। उसने कहा था वो उसे फ्री कर देगा, पर अब वो फ्री करने की कंडीशन में उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट थोप रहा है, और वो भी पलटकर स्ट्रांगली जवाब देती है। कहती है कि वो उसे सर्व करेगी, यहां तक कि वो घुटने पर भी बैठ जाती है। उसने इन सब के लिए नहीं कहा था, उसने सिर्फ 1 साल के लिए हेल्प मांगी थी। फिर भी वो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि उसने अच्छा डिसीजन लिया है। अब ड्रोमैट को याद रखना चाहिए कि वो ही उसका सच्चा मास्टर है, और वो जायंट स्नेक को पसीना आ रहा है जब उसे रियलाइज होता है कि ये सच में वही डैम विलन है। फिर प्रोटैगनिस्ट उसे अपना सर झुकाकर रखने को ऑर्डर देता है। कम से कम एक क्लास पाने का सेकंड मिशन सक्सेसफुल रहा। सीन स्विच होता है डेजर्ट क्वीन पर, जो फ्यूरियस है, गुस्से में पूछ रही है कि उन्होंने उस डैम इजाबेला को एस्केप कैसे होने दिया। वो तुरंत हबीबिस को ऑर्डर देती है कि जाकर उन दोनों को अभी के अभी पकड़ कर लाओ। ब्लू स्काई, पीसफुल वाइब्स, और कोई पूछ रहा है कि क्या रैंडॉल्फ ही सच में फैंटम है। एक लड़का कहता है कि अगर तुम मेन क्वेस्ट को इग्नोर कर दो तो ऐसा स्कोर लाना इंपॉसिबल है जब तक कि वो ये लड़का ना हो। वो 5 साल से खेलने वाला प्लेयर आखिरकार शो अप हो गया है और अब मजा आएगा। कोई आइडिया नहीं है कि ये ट्विंस कौन है, पर वो जानना चाहते हैं कि वो बाकी सबसे पहले इस लड़के को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईगल कहती है कि उसने सालों तक उसे ढूंढा पर वो कभी नहीं मिला। दूसरा बंदा कहता है शायद ऐसा इसलिए क्योंकि फैंटम पहले रियल गेम में था ही नहीं। अब जबकि वो आ गया है तो कोई ना कोई तरीका तो होना ही चाहिए। अगर उसने गेम में अभी एंटर किया है तो पक्का वो अर्ली मिशंस क्लियर कर रहा होगा, जैसे क्वेस्ट 2। तो ये एक अच्छा चांस है। वो ब्लॉन्ड लड़की फिशिंग नाम की एक चीज यूज करने का सजेशन देती है। ये एक ऐसी स्कीम है जहां तुम किसी रेयर आइटम को लिस्ट करते हो जिसकी वैल्यू बहुत कम प्लेयर्स को पता होती है। फिर तुम उस आइटम के साथ एक ट्विन टैलिस्मैन अटैच कर देते हो, और जब कोई उसे खरीदता है तो तुम उसकी लोकेशन पता लगाते हो और उसे मार देते हो। बेसिकली सेल्स के जरिए प्लेयर्स को हंट करने का ये एक तरीका है। उन भाइयों को ये अजीब लगता है कि फैंटम ऐसी किसी ट्रिक में फंसेगा, पर वो ब्लॉन्ड कांप रही है, वॉर्न करती है कि एक चांस है वो फंस जाएगा। वो ऐसी टाइप का है जिसे रिस्क्स लेना पसंद है और वो क्विक डिसीजंस लेता है। जब वो ऑक्शन में एक टेस्टी सा आइटम देखेगा तो वो उसे खरीद ही लेगा। उसे लगेगा कि कोई भी चैलेंज उसके लिए हार्ड नहीं है, और यहीं पर वो फायदा उठाएंगे, उसे किडनैप करके अपने गिल्ड में डाल लेंगे। तो वो ये सब उसे गिल्ड में खींचने के लिए कर रहे हैं। उनको भी वो चाहिए। टॉप रैंक्ड प्लेयर जरूर पागल हो गया होगा। गेम रैंकिंग्स अपडेट हो गई हैं और सेकंड क्वेस्ट में प्रोटैगनिस्ट ने 230 पॉइंट स्कोर किए हैं, और किसी को नोटिफिकेशन मिल रहा है कि उसकी वजह से उनका ऑक्शन का एक्सेस बंद हो गया है। डैम इट, इस लड़के को 230 पॉइंट्स मिल गए। ये आखिर कौन सी क्लास है जो इतना फार्म करती है? मैं अभी कुछ टाइम के लिए ऑक्शन ट्रिक यूज नहीं कर पाऊंगा, पर ठीक है, अगर मैं बाकी प्लेयर्स को मारता रहा तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। ये किंग ऑफ सेन है। वहीं दूसरी तरफ वापस अपने लड़के और उसकी लड़की पर चलते हैं। वो दोनों उस बड़े स्नेक पर राइड कर रहे हैं। सैंक्चुअरी एक्सप्लोरेशन का सबमिशन कंप्लीट हो गया है और उसे एक एपिक टेलीपोर्ट बुक मिल गई है। ह्यूज विन। पर इसकी बुरी बात यह है कि इसका 30 सेकंड का कास्ट टाइम है और दिन में बस एक ही बार यूज की जा सकती है। इजाबेला टोटली कंफ्यूज है। फिर प्रोटैगनिस्ट इनफ एक्सपीरियंस गेन करके लेवल अप हो जाता है। अभी मैक्स लेवल 10 होने के बावजूद वो ऑलरेडी लेवल 3 पर आ चुका है, यानी गेम लगभग हाफ वे कंप्लीट। और उसके स्टैट्स बहुत हाई है, 36 और सब कुछ +5 स्ट्रेट अप प्रोटैगनिस्ट नंबर्स। और उसे अभी भी लग रहा है कि वो स्लो लेवल अप हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास जितना ज्यादा टैलेंट होगा आपको उतने ही ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, पर साथ ही ये उसे एक नॉर्मल लेवल 3 प्लेयर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो ये फाइन है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे उस आइटम के बारे में पता है जो उसे मेन क्वेस्ट से रिवॉर्ड में मिलेगा। इस लेवल पर एक्सट्रीमली रेयर है क्लोक ऑफ शैडो नाम की एक ऐसी चीज जो आपको इनविजिबल बना देती है। पर ठीक तभी ड्रोमैट के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। उसे हबीबीज के आने का सेंस में जाता है और वो प्रोटैगनिस्ट को वार्न करता है कि सैंक्चुरी में इंट्रूडर्स घुस आए हैं। इजाबेला को पूरा यकीन है कि ये क्वीन का परस्यूट स्क्वाड है। अब वो लोग क्या करेंगे? क्वीन खुद तो नहीं आएगी, पर उसने बहुत सारे लोगों को भेजा होगा। माउंटेन गार्डियन के होने के बाद भी वो सबसे डील नहीं कर सकते। सीरियसली, कितनी अजीब बात है। जब ये एक दुश्मन था तो ये एक इम्पॉसिबल, एक गॉड और इमॉर्टल क्रीचर था, पर जैसे ही ये एक एलाय बनता है ये 5 हबीबिस को नहीं मार सकता। पर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो लोग आखिर लड़ेंगे क्यों? इजाबेला को देखकर लगता है जैसे उसे एक बड़ा आइडिया आ गया हो। वो दोनों भाग निकलते हैं और सब कुछ हैंडल करने के लिए उस बड़े स्नेक को वहीं छोड़ देते हैं। जैसे ही वो एस्केप करते हैं उन्हें हबीबीज के चिल्लाने की आवाज आती है। व्हाट द हेल इज दिस?
यहाँ एक सांप है, हेल्प। प्रोटैगनिस्ट कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी आर्मी एक साथ आ गई हो, पक्का ये बस सबसे फास्ट एडवांस यूनिट होगी। तो वो लोग उस चांस का यूज करके निकल लेंगे। इजाबेला को लगता है कि सांप को अकेला छोड़ना बहुत गलत बात है, पर वो कहता है कि वो क्रीचर वहां बाउंड हुआ है, वो वैसे भी सैंक्चुरी छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। उसे जो सच में चाहिए वो है डेजर्ट के एज पर उस पोर्टल तक पहुंचना। अच्छी बात यह है कि अब जब उसने इजाबेला का कर्स हटा दिया है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अचानक रुक जाता है और कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि गेट को एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। इजाबेला एंग्शियस हो रही है। जब वो क्रॉस कर जाएगी तब वो ऐड करता है हाँ तब वो डेजर्ट से बाहर होंगे। प्रॉब्लम यह है कि इसमें टाइम लगेगा, और वो पूछती है कितना टाइम। वो कहता है दोपहर तक। और सबसे बुरी बात यह है कि वो लोग डेजर्ट के बिल्कुल मिडिल में हैं। वो आखिर छुपेंगे कहां? वहां उस छोटे से पिलर के पीछे। वो बस यही होप कर सकते हैं कि ड्रामेट उन्हें इनफ टाइम निकाल देगा। और इस वक्त के दौरान वो कहता है कि वो स्टार्स के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, पर एक्चुअली वो एक बहाना बना रहा है। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे रियल वर्ल्ड में वापस जाना है और देखना है कि वहां चीजें कैसी हैं। वो उससे पूछता है कि क्या वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। वो एक ब्लेड निकालती है और कहती है हाँ वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। लॉग आउट सक्सेसफुल, पर गेम उससे कहता है कि ऑक्शन मार्केट यूज करते वक्त केयरफुल रहना। वो अपने बेड पर उठता है और अभी भी यही सोच रहा है कि बॉडी स्विच करना बड़ा वियर्ड फील होता है। वो अपना फोन उठाता है और देखता है कि वहां कोई मॉन्स्टर या डिजास्टर अलर्ट्स नहीं है। पेंगिया और रियलिटी धीरे धीरे मर्ज हो रही हैं। बुरी बात यह है कि अभी भी उसे बहुत कुछ फिगर आउट करना बाकी है। नए मॉन्स्टर्स जल्दी ही आएंगे, पर इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरे प्लेयर्स हैं। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसे यहाँ रेगुलरली आना होगा। फिर उसे एक मैसेज आता है, कोई पूछ रहा है कि वो कैसा है, उसे हंग ओपा बुलाकर। वो उसे किम सोयोन के रूप में पहचान लेता है। तो वहां एक और वॉइड आता है और वो उससे कहता है कि वो उसे अनॉय ना करे क्योंकि उसने पहले ही फूड और क्लोथ्स खरीद लिए हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वो कहती है कि उसने एक रिच लड़के की तरह एक्ट करते हुए उसके साथ इतना फ्लर्ट किया था, तो अब वो पैसा कहाँ है? लगता है वो झूठ बोल रहा था। वो कहता है कि वो लोग बाद में फेस टू फेस बात करेंगे। जबकि वो पूछती है कि इसकी क्या रीजन है, तो वो बस यही कहता है कि उसके पास कोई और काम नहीं है, उसे एक फ्रेंड से बात करनी है। वो फोन काट देता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो सच में गिफ्ट्स मांगने के लिए कॉल कर रही थी, ये सोचते हुए कि वो लड़का एक लूजर था, पर कम से कम वो उसकी बातें तो सुनता था। शायद मुझे उसके साथ थोड़ा और वक्त तक रुकना चाहिए था, पर जो भी हो उसके पास वैसे भी पैसे नहीं है। फिर कोई और उसे बुलाते हुए शो अप करता है। हाँ ये वही है। वो स्माइल करती है, कहती है उसे लगा था कि उसे बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। वो पूछता है कि उसने उसे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया। वो उसे बैठने को कहती है। वो कहती है शायद ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो कुछ दिनों से मिले नहीं है, पर वो कुछ डिफरेंट फील हो रहा है। वो ज्यादा फिट लग रहा है, पर वो बस इतना कहता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं जा रहा हूँ। वो गुस्से में अपनी टंग क्लिक कर रही है क्योंकि वो बहुत प्राउड एक्ट कर रहा है, पहले जैसे बिल्कुल नहीं। फिर वो कहती है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। उसके बुलाते ही वो सच में आज तुरंत आ गया और ये बात उसे उसके बारे में हमेशा से पसंद थी। और उनके ब्रेकअप के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो कितना अच्छा था। उसने इस बारे में सोचा, रिग्रेट किया, और अब वो जानना चाहती है कि क्या उसने उसे मिस किया। पर प्रोटैगनिस्ट तो उसकी बात ध्यान से सुन भी नहीं रहा है। वो बस उस साइन को घूर रहा है जिसपे लिखा है कि हर किसी को कम से कम एक ड्रिंक ऑर्डर करनी ही होगी। वो इस बात से मैड है कि उसने उसे वहां बुलाया और कुछ खरीदा तक नहीं। फिर वो खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? मैं निकल रहा हूं। वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, वेट, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? मैंने कहा मैं तुम्हें मिस करती हूं, हम वापस एक साथ क्यों नहीं आ जाते? पर वो कहता है, तो सोयोन, क्या तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड को इस छोटी सी मीटअप के बारे में पता है? अगर तुम्हें एक ही टाइम पर मल्टीपल लड़कों के साथ फ्लर्ट करना पसंद है तो कम से कम तुम्हें सोशल मीडिया से अपनी फोटोज डिलीट कर देनी चाहिए। कोई आइडिया नहीं उसने क्या देखा, क्योंकि हमने तो नहीं देखा। पर वो बाहर निकल जाता है जबकि वो उसे रुकने की भीख मांग रही है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा है, अगर पुराना वाला मैं होता तो मैं शॉक में होता और मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूं। पर आज मैं काम, स्टेडी और क्लियर फील कर रहा हूं। क्या गेम में रैंडोल्फ की ग्रोथ मुझ पर असर कर रही है? जैसे ही वो बाहर कदम रखता है उसे एक हंगामा दिखता है। कोई बंदा अपना बॉक्स कटर निकाल रहा है, एक पंख से कह रहा है कि वो उसे चीर कर रख देगा। वो किसी के सर की तरफ उसे घुमाता है, उस बंदे को भाड़ में जाने को कहता है। वो शख्स अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी प्रोटैगनिस्ट उस अटैकर का हाथ पकड़ लेता है। पता चलता है कि ये बंदा एक जवान लड़की को मार रहा था, उसे इतनी बुरी तरह पीट रहा था कि उसके बाल उखड़ रहे थे। प्रोटैगनिस्ट उस इडियट को रुकने को कहता है। वो बंदा उसे छोड़ने को कहता है, पर बस एक ही स्क्वीज से वो कांपने लगता है। कहता है कि उसकी रिस्ट ऐसी लग रही है जैसे बीच से टूटने वाली है, और इस लड़के को रियलाइज होता है कि वो अपनी 100% स्ट्रेंथ यूज भी नहीं कर रहा। ऑनेस्टली उसे लग रहा है कि अगर उसने सच में स्क्वीज किया तो वो इस बंदे को मार देगा। उसने उसे जमीन पर ऐसे फेंक दिया जैसे कचरा हो। ऑफिस वाली वो यंग औरत वहां आती है, लाइक, ओह थैंक यू, तुमने मेरी मदद की, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे थैंक यू कहूं। वो वहां खोया खोया सा खड़ा है और वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि वो उसको ऐसे घूर क्यों रहा है। फिर प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने उस मॉन्स्टर से बचाया था। तो आप पूछते हो क्या हुआ, और वो कहता है कुछ नहीं, कुछ सीरियस नहीं, तुमने बस मुझे किसी की याद दिला दी जिसे मैं पहले जानता था। इस डिस्ट्रैक्शन के ठीक बीच में वो डिवोर्स गाय आता है और उसकी पीठ पर एक जोरदार धप्पा मारता है। पर वहां का ऑरा फार्मिंग देखो, वो रत्ती भर भी नहीं हिला। उसने वो हिट ऐसे सहा जैसे कुछ था ही नहीं। फिर उसने उसे मुंह के बल जमीन पर दे मारा। और वो यंग औरत इस चीज से काफी इंप्रेस हो रही है क्योंकि इस स्टोरी में सब पागल है। वो कह रही है, वाओ ये कितना स्ट्रांग है। प्रोटैगनिस्ट को अब अपने आप पे पूरा फ्लेक्स फील हो रहा है, लाइक मैं एक बीस्ट हूं किड। पुलिस आती है और उस पंख को ले जाती है, या पर उस पंख को उसे भी स्टेशन लेकर जाना पड़ेगा।
उसने एक सिविलियन का सर पेवमेंट पर फोड़ दिया है। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है, कोई वीडियो गेम? और ठीक यही बात वो लोग कह रहे हैं। ये एक्सेसिव वायलेंस था। डैम, ये लौंडा तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और पुलिस कह रही है तुम हमारे साथ आ रहे हो। कॉप उसे ऐसे देखता है जैसे, तो क्या तुम आ रहे हो? तभी वो लड़की कहती है, काम डाउन, मैं किम हाना हूं, एक इंटरव्यूअर और रिपोर्टर। इस बेचारे इनोसेंट लड़के को हरास करने की बजाय तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं विक्टिम हूं, जब तक कि तुम नहीं चाहते कि ये पूरा किस्सा न्यूज पर ब्रॉडकास्ट हो जाए। अब कॉप्स का रिएक्शन ऐसा है जैसे, या उन्हें आज फेमस नहीं होना है, और लगता है कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया है उस औरत के रूप में जिसने उस बच्चे को बचाया था। तो वो ट्रेंडिंग पर है और हर कोई एक तरह से उसकी ही साइड पर है। फिर वो जोसेफ बंदा कहता है, और राइट फाइन, भूल जाओ इस बात को। हाना उस लड़के की तरफ मुड़ती है, उस सबके लिए थैंक यू बोलती है, और वो कहता है सब ठीक है। पर तभी वो उसे अपने नंबर वाला बिजनेस कार्ड पकड़ाती है। कहती है कि वो दूसरे डायमेंशन से आए हीरोज को फॉलो कर रही है। प्रोटैगनिस्ट सोच रहा है, ओके, इसका मतलब प्लेयर्स से ही होगा। अजीब बात यह है कि कोई भी पेंगा का नाम नहीं ले रहा। शायद इंटरडायमेंशनल इन्वेजन एक गेम से आए इन्वेजन के कंपैरिजन में ज्यादा बिलीवेबल लगता होगा। पर जब वो लड़के से उसका बिजनेस कार्ड मांग रही होती है तो वो दूसरी लड़की दौड़ते हुए आती है और उससे चिपक जाती है। पूछती है, क्या तुम्हें चोट आई? हाना पूछती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो उसे दूर हटाता है, नहीं। और दूसरी बात, मेरे पास तुम्हें देने के लिए नंबर वाला कोई बिजनेस कार्ड नहीं है। हाना उससे उसका नंबर मांगती है और वो कहता है ठीक है, पर अपना फोन मुझे दो। और वो वहां खड़ी खड़ी ये सब सुन रही है। डैम, ये मेरे बिल्कुल सामने एक दूसरी लड़की को अपना नंबर दे रहा है। वो पूरी तरह से फ्रीक आउट होने लगती है। हाना कहती है, वाओ, तुम्हारा नाम ह्योंग मिनयोंग है, ये तो बहुत अच्छा नाम है। किसी दिन हमें साथ में कॉफी पीनी चाहिए, डिनर करना चाहिए। और लौंडा कहता है, या श्योर, मैं मना नहीं करने वाला। सोयोन गुस्से से पागल हो रही है। इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई? ये डैम की एक नोबडी है, वो बस वहां गुस्से में फटने ही वाली है। सीन चेंज, वो जवान औरत शहर के बीच से चलकर जा रही है। ये क्या है? अचानक उसकी थाइज बड़ी हो गई। कोई पूछता है कि क्या सुप्रीम अथॉरिटी किम का वीकेंड अच्छा जा रहा है। वो उनसे कहती है कि उसे इस नाम से ना बुलाएं, क्योंकि उसका नाम किम हन्ना है। वो शख्स कहता है ओके, पर बताता है कि डायरेक्टर ने उसके लिए एक मिशन छोड़ा है, ग्रेशा नाम के किसी बंदे के साथ इंटरव्यू। वो पूछती है कि क्या ये वही बंदा है जिसे लोग हीरो बोलते हैं, जिसने अमेरिकन को बचाया था? वो लोग उसे इतने फेमस बंदे का इंटरव्यू लेने को क्यों कह रहे हैं? वो शख्स कहता है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है, पर लगता है उस सुपर हीरो ने खुद उसकी डिमांड की है और वो चाहता है कि वो उसके लिए कुरिया जाए। इन सब बातों का कोई सेंस नहीं बनता। सीन कट होकर सीधा हबीबिस पर जाता है, जो जमीन पर पड़े एसफॉल्ट को किस कर रहे हैं। प्यारे छोटे मुंह, थके हुए और एग्जॉस्टेड, पर अभी भी वो उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लाल खून से सने हुए वो कह रहे हैं, ब्लड प्रिंसेस क्वीन बस इतना चाहती हैं कि तुम वापस आ जाओ। उस स्लेव को हमारे हवाले कर दो मेरी बच्ची, और हम ये मान लेंगे कि ये सब कभी हुआ ही नहीं। पर वो कहती है कि वो इस बात पर कभी यकीन नहीं करेगी, और वो उसकी तरफ रश करते हैं, कहते हुए कि अब ये कर्स्ड लड़की मरने वाली है। या उनका नाटक एक सेकंड भी नहीं चला। पर ठीक उसी वक्त एक ह्यूज पोर्टल हर तरफ लाइट ब्लास्ट करना शुरू करता है और डिपार्चर पॉइंट ओपन हो जाता है। जैसे ही लड़की डर से कांप रही होती है, अपना छोटा सा हाथ हिला रही होती है, हमारा चैट वहां शो अप करता है, कहते हुए, इजाबेला, तुमने खुद को होल्ड करके रखा, अब अपने डैड को ये हैंडल करने दो। मैंने स्टार से बात कर ली है और मैं सब ठीक कर दूंगा। पीछे खड़ा बोलिंग बॉल जैसा सर वाला बंदा उन्हें उस ट्रेटर को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देता है, पर प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ आगे करता है और कहता है अब उसकी बारी है अपना वादा निभाने की। जैसे ही उसका हाथ बंद होता है, वो अपनी एक्सक्लूसिव स्किल पियर्सिंग ऑफ द स्टार्स यूज करता है। सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और ये पावर 41 सेकंड्स तक चलने वाली है। माय गॉड, उन हबीबी बंदों का तो बुरा हाल हो रहा है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जब वो कहता है कि आजादी का वक्त आ गया है, तो उसे रिकॉग्नाइज होता है कि ये सच में एक स्टार बेरर की पावर है। और फिर अचानक वो कहता है, इजाबेला, अगर तुम इस चैट के साथ नहीं आना चाहती तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बस इसलिए ताकि वो उस लड़की से जबरदस्ती ये बुलवा सके कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यहां तक कि वो एक छोटी सी स्माइल देती है और पोर्टल के अंदर कदम रखती है। उसका कर्स टूट चुका है और अब वो डेजर्ट के थ्रू 12 दूसरी जगहों से कनेक्ट कर सकता है, और वो सिलेक्ट करता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट ऑफ आर्काना। वेलकम टू द गोल्डन सिटी। डैम, यहां तो और हबीबीज है, ये जगह हबीबी से भरी पड़ी है। तो या हम सच में मिडिल ईस्ट में है, यहीं पर इस गेम की सेटिंग है। इजाबेला इंप्रेस हो जाती है, कहती है ये जगह सच में एक्सट्रावेगेंट है। वो कहता है, जाहिर है सिटी ऑफ गोल्ड में हर प्रॉब्लम गोल्ड से ही सॉल्व होती है। फिर वो लड़की कहती है, परफेक्ट, मेरे पास 300 कॉइन्स हैं। वो देखता है और कहता है, नाइस, इतने में तो हम एक रात के लिए एक कमरा अफोर्ड कर लेंगे। वो कंफ्यूज हो जाती है, कहती है इसका कोई सेंस नहीं है, डेजर्ट में इतने पैसों से 10 स्लेव्स खरीदे जा सकते हैं। वो समझाता है कि इस शहर में सब कुछ अलग है। एक ब्रेड का पैकेट 50 गोल्ड कॉइन्स का मिलता है। इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता, मतलब गोल्ड की वैल्यू वीट से कम कैसे हो सकती है। राइटर ने थोड़ा क्लेवर बनने की कोशिश की और पूरा हक दिया, अन्य जमीन ही गोल्ड की बनी हो। तो प्रोटैगनिस्ट उसे वरी ना करने को कहता है, यहां हर जगह पैसा ही पैसा है। वो पूछती है कि वो क्या बोल रहा है, या ये टाइगर की सिटी है, 3 उदास टाइगर्स के लिए 3 गेहूं की प्लेट्स। वो हमेशा की तरह ब्लश कर रही है, थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या सच में यही प्लान है। पर चैड कहता है, फिक्र मत करो बेबी, मैं लकी हूं। पता चलता है कि उसके पास ब्लेसिंग ऑफ गोल्ड ट्रेड है और लड़का गेम खेलने के लिए मैदान में उतर चुका है। वो लोग हडसन कैसीनो की तरफ जाते हैं, पर आगे खड़ा बंदा उनका रास्ता रोक लेता है। एक्सक्यूज मी सर, जिस किसी के पास डिपॉजिट के लिए 10,000 से कम अमाउंट है, वो यहां अंदर कदम भी नहीं रख सकता। इजाबेला तुरंत कहती है, सो व्हाट द हेल, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास सिर्फ 100 कॉइन्स थे, मैंने नहा लिया और कपड़े खरीद लिए। वो पूरी क्लियोपैट्रा स्टाइल में है,
जबकि डोर पे खड़ा बंदा कहता है नो डिपॉजिट, लाइन से बाहर निकलो और इस जगह को गंदा करना बंद करो। पर प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है एक बार इसे देखो, ये सफिशिएंट से भी ज्यादा होना चाहिए। टेयर ऑफ द फेरी क्वीन फ्रॉम द इमॉर्टल रेड। लगता है सच में इसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि वो बंदा कांपने लगता है और वो दोनों वीआईपीज की तरह अंदर वॉक इन करते हैं। इजाबेला पूछती है कि उसने उन्हें क्या दिया। वो कहता है ये फेरी टैलिस्मैन है, उन रिवॉर्ड्स में से एक जो हमें सैंक्चुअरी में मिले थे। वो एकदम चिल्ला पड़ती है, क्या तुम पागल हो गए हो जो इतनी रेयर चीज यहाँ वेस्ट कर रहे हो। वो कहता है रिलैक्स, ये उनके पास बस थोड़ी देर के लिए ही है, क्योंकि मैं इसे यहीं हबीबी लैंड में वापस लेने वाला हूँ। रूलेट घूमता है, नंबर 3 पर रुकता है और लोग पहले से चिल्ला रहे हैं डैम, ये लौंडा फिर जीत गया, इसने 1200 कॉइन्स मार लिए। ये लौंडा कॉइन्स की दीवार के पीछे है, जैसा कि गॉड ऑफ गोल्ड की ब्लेसिंग वाले से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पैसा कमाने की बात आती है तो पूरे गेम में इससे बढ़कर कोई ट्रेट नहीं है। लड़की हाइप्ड हो चुकी है, कह रही है कि अब वो रिच हो गए हैं और वो कहता है मैं रिच हो गया हूं, तुम्हारा यही मतलब होगा। वो कैश आउट करने के लिए रेडी है और स्टाफ का रिएक्शन कुछ ऐसा है, सर आज जो आप जीते हैं वो हम आपको पे कर देंगे, पर आज के बाद से आप हडसन बेटिंग हाउस में बैन हो चुके हैं। जो भी कस्टमर आपकी बेट्स को कॉपी कर रहा है वो कुछ ज्यादा ही पैसे बना रहा है और ये हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है, तो कृपया इस प्रॉपर्टी से अभी बाहर निकल जाएं। या उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इजाबेला वहां फाइट शुरू करना चाहती है, पर वो कहता है रिलैक्स, ठीक है मैं जा रहा हूं, पर पहले मैं इस जगह के ओनर से बात करना चाहता हूं। वो बड़ी नाक वाला आदमी कहता है तुम खुद को समझते क्या हो, शांति से बाहर निकलो। पर लड़का कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारा बॉस जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, जाओ और उससे कहो कि मैं वेट कर रहा हूं। वो मूंछ वाला आदमी जरूर इनका बॉस होगा और वो क्रिस्टल से ये सब देखकर बिल्कुल शॉक में है। वो एक ऑब्जर्वेशन हैंड यूज करता है, लेवल 81, और पूरी तरह फ्रीक आउट हो जाता है। ये आइटम एक्सट्रीमली रेयर है क्योंकि फेरीज मुश्किल से ही अपना रियल्म छोड़ती हैं और ये फेरी क्वीन का है। अगर वो लेवल 10 के 3 बंदों को ऐसी कोई चीज लाने को बोलता तो वो भी पॉसिबल नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके कैसीनो में ऐसी कोई चीज आ गई है। तभी कोई बोलता है मिस्टर हडसन, हाँ क्या बात है, बोलिए। वो बंदा जवाब देता है वो टैलिस्मैन वाला लड़का जो बहुत ज्यादा पैसे जीत रहा है आपसे मिलना चाहता है। उसने कहा आप शायद जानना चाहेंगे कि वो कौन है। हडसन एक पल सोचता है और कहता है वो ठीक कह रहा है, उस बच्चे को यहां अंदर ले आओ एक कप चाय के लिए। तो प्रोटैगनिस्ट अपने पैर पे पैर रखकर ऐसे बैठा है जैसे उसे मर्दों में इंटरेस्ट हो या वैसे ही कुछ। वो अपनी पोज मेंटेन किए हुए है, जबकि हडसन सोच रहा है ये बंदा जो ये फेरी आइटम लाया है वो देखने से कोई फाइटर तो बिल्कुल नहीं लगता। फिर हडसन कहता है तो तुमने मेरे आदमियों से कहा कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, इसका क्या मतलब था। प्रोटैगनिस्ट कहता है ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्या मुझे ऐसी कोई चीज समझानी पड़ेगी। जहां तक उसे पता है हडसन को उस टैलिस्मैन की जरूरत है जो उसने डिपॉजिट के तौर पर छोड़ा था। हडसन थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है कि लगता है लड़के को पहले से पता है कि वो रेयर टैलिस्मैन्स कलेक्ट करता है। और हाँ, वो बिल्कुल ठीक था, हडसन वैसे भी उसे खरीदने ही वाला था। रैंडॉल्फ कहता है कि अगर प्राइस अच्छी हुई तो वो इनकार नहीं करेगा। हडसन जेनरस बनने की कोशिश करते हुए 2 मिलियन गोल्ड ऑफर करता है। लड़की कांप रही है, उसने इतने बड़े नंबर्स कभी सुने तक नहीं थे। पर प्रोटैगनिस्ट गेम को 10 गुना ऊपर ले जाता है, 20 मिलियन, नहीं तो उससे बात ही मत करना। हडसन कहता है कि वो पागल हो गया है, 12 मिलियन गोल्ड में आर्काना के सेंटर में एक मैंशन खरीदा जा सकता है। चाहे टैलिस्मैन कितना ही रेयर क्यों ना हो, ये सिर्फ वेपन्स को रिफॉर्ज करने के काम आता है, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। रैंडॉल्फ कहता है शायद मेरे लिए इतना वैल्यूबल ना हो, पर मुझे पता है तुम्हारे लिए इसकी बहुत वैल्यू है। पर हडसन रिफ्यूज कर देता है, कहता है कि ये सिर्फ उसका हॉबी आइटम है और उसके पास इस पे खर्च करने के लिए इतने पैसे नहीं है। पर इस लड़के को सारा सीक्रेट पता है और वो कहता है एस्ट्रिस्क, जहां तक मुझे पता है ये फेरी टेयर तुम्हारे लिए सिर्फ एक टैलिस्मैन नहीं है, ये तुम्हें सिटी काउंसिल में घुसने के लिए चाहिए क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल 10 तक पहुंचना होती है। पर उस लेवल तक पहुंचने के लिए लोगों को अपनी खुद की स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ती है और तुम्हारे लिए क्योंकि तुम कॉम्बैट क्लास से नहीं हो, ये एक ऐसी दीवार है जिसे पार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से तुम्हें वो आइटम चाहिए जो कुछ सर्टेन गियर को इक्विप करने की मिनिमम लेवल रिक्वायरमेंट को हटाने का इफेक्ट क्रिएट कर सके। और ये फेरी आइटम ठीक वही चीज है। इसके यूज से तुम अपने लेवल से ऊपर के आइटम्स पहन सकते हो और अपने उन स्टैट्स को कवर अप कर सकते हो जिनकी कमी है, और इस तरह आखिरकार तुम्हारी फियांसी सेरेंगेटी की फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। एस्टरिस्क, प्रोटैगनिस्ट को सब पता है सेरेंगेटी एक और पारमैक गर्ल है जिसे तुम दूर से पहचान सकते हो और लगता है वो 500 व्हाइट नाइट्स को कमांड करती है। ये ऐसी लड़की थी जिसने डीमन किंग को मारने में इस बच्चे की मदद के लिए अपनी दोनों टांगें कुर्बान कर दी थीं। जब प्रोटैगनिस्ट पैंगिया खेल रहा था उसने इसको बस एक गेम की तरह लिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अब उसे रियलाइज हो रहा है कि शायद उस गेम के एनपीसीज किसी और वर्ल्ड के एक्चुअली जिंदा लोग हैं, और अभी जो हो रहा है वो ये है कि ये वर्ल्ड्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ये बात उसके दिमाग में सेरेंगेटी के आखिरी शब्द वापस ले आती है। उसने उससे कहा था कि किसी एक स्पेसिफिक इंसान को एक टैलिस्मैन देना है। क्वेस्ट बताता था कि उस इंसान के पास उसके पति हडसन की एक फोटो है। वो तब कंफ्यूज था, जहां तक उसे पता था उसका कोई हस्बैंड नहीं था। ये क्या बकवास चल रही थी, और अब प्रोटैगनिस्ट इस चीज को कनेक्ट कर लेता है। ओरिजिनल स्टोरी में सेरेंगेटी का कोई हस्बैंड नहीं था। एक एनपीसी के रूप में उसका चेंज होने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता था, अगर कोई दूसरा प्लेयर उससे मिला हो। इसका मतलब है ये पॉसिबल है कि हडसन भी एक प्लेयर हो और अब वो एकदम शॉक में है। प्रोटैगनिस्ट को पूरा यकीन है कि हडसन एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो उससे कहीं पहले इस दुनिया में आया होगा। ये चीज उसे सब कुछ जानने और हर एक इन्फॉर्मेशन उगलवाने के लिए एक परफेक्ट टारगेट बनाती है। हडसन ऑब्वियसली ये जानना चाहता है कि उसे ये सब कैसे पता, और लड़का कहता है कि स्टार्स ने उसे बताया। हडसन पूछता है कि क्या वो एक स्टार बेरर है, और प्रोटैगनिस्ट कहता है हाँ।
पर अगर हडसन 20 मिलियन पे करने के लिए राजी नहीं है तो उसे बस एक छोटी सी शर्त माननी पड़ेगी। हडसन कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है वो क्या है। लड़का उसे अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुनाने को कहता है। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि स्टार्स उसकी मदद करेंगे या नहीं। हडसन वहां बैठा समझ नहीं पा रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। इस बंदे को मेरी लाइफ स्टोरी चाहिए। वहीं प्रोटैगनिस्ट सोच रहा है कि उसे इस बंदे की लाइफ स्टोरी से कोई लेने देना नहीं है, उसे तो बस गेम के बारे में सब कुछ जानना है। ऊपर से इसमें एक बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि गेम में हंटर नाम का एक एनपीसी क्लास है जो सीधे सीधे हर जगह घूमकर प्लेयर्स को मारता है। क्योंकि स्टार क्लास रेयर है तो हडसन को लग सकता है कि वो झूठ बोल रहा है, पर बच्चे को कॉन्फिडेंट है कि हडसन इसलिए मान जाएगा क्योंकि सेरेंगेटी बस एक रैंडम एनपीसी से कहीं ज्यादा बड़ी डील है। तो हडसन मान जाता है। वो कहता है ठीक है, वो अपनी लाइफ स्टोरी सुनाएगा और इसकी शुरुआत उसकी मंगेतर से होती है, क्योंकि लाइफ में वो जो कुछ भी हासिल करना चाहता था वो उससे जुड़ा हुआ था। वो बताता है कि सेरेंगेटी एक ब्रेव नाइट थी जिसने डीमन किंग्स रेल्म की उस एक्सपीडिशन में हिस्सा लिया था 8 हीरोज के साथ। प्रोटैगनिस्ट एकदम चौंक कर कहता है, वेट, क्या तुम उस एक्सपीडिशन की बात कर रहे हो जिसमें एलन मारा गया था? और हडसन कहता है, हाँ, वही शख्स जो उस ग्रेट एक्सपीडिशन का लीडर था। मैंने बस इतना सुना है कि वहां कोई आपसी झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से वो एक्सपीडिशन फेल हो गई। मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है। एक मिनट रुको, ये स्टोरी आखिर सुना कौन रहा है? इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि वो 8 हीरोज कौन थे? और वो बंदा कहता है, जाहिर सी बात है, पता है। उनमें से हर एक अपने आप में एक लेजेंडरी शख्सियत था। उनमें से एक एग्जाम्पल के लिए दूसरा सबसे ताकतवर था, जिसे ग्रेशिया के नाम से जाना जाता था, जो उस वक्त हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में न्यूज देख रहा था। उसके पीछे से कोई बोलता है कि उसने उस किम हाना के साथ इंटरव्यू फिक्स कर लिया है, वही कोरियन औरत जिसकी उसने मांग की थी। पर वो जानना चाहता है कि उसे इतनी दूर कोरिया क्यों जाना पड़ेगा। उन लोगों को यहीं बुलाना ज्यादा आसान होता, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिका के लोग चाहते हैं कि वो यहीं रहे अगर कोई मॉन्स्टर अटैक हो जाए। पर ग्रेशिया मना कर देता है। उसे ये अजीब सा फीलिंग आ रहा है कि वीडियो में दिखने वाला वो बंदा वही दोस्त है जिसे वो काफी टाइम से ढूंढ रहा था। तो नीला आसमान और मेन कैरेक्टर वापस से शहर में आ चुका है, पर वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहा है। टीवी वाली वो जवान लड़की मिस हन्ना पूछती है कि क्या उसे मीट पसंद नहीं आया। वो कहता है, ऐसी बात नहीं है, वो बस थोड़ा एग्जॉस्टेड हुआ है। एक्चुअली इसका रीजन ये है कि हडसन पूरी रात रोते हुए कहानियां सुनाता रहा और वो बस चुपचाप सुनता रहा। बेचारी इजाबेला तो लगभग खड़े खड़े सो ही चुकी थी। ये बंदा बिल्कुल पोलाइट बनने का नाटक करता है। हन्ना से पूछता है कि क्या वहां खाना उसके लिए सच में ठीक होगा, क्योंकि खाना काफी महंगा लग रहा है। पर उसका रिएक्शन ऐसा होता है, भाई तुमने मेरी जान बचाई थी, बस चुपचाप खाओ और ज्यादा मत सोचो। फिर वो साइड में देखती है और उसे कुछ अजीब सा लगता है। डैम, मेन कैरेक्टर का फेस एकदम ब्लैंक हो रखा है। मैं पहली बार किसी एक्शन स्टोरी को एक क्लासिक रेस्टोरेंट सीन ऐसे दिखाते हुए देख रहा हूं। एक नंबर मस्टैश, और वो नई लड़की नए बंदे के साथ वहां गुस्से में बैठी है। मेन कैरेक्टर उसे पहचान लेता है। ये वही लड़का है जिसकी फोटो वो पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही थी। वो पूछता भी है, क्या तुम्हारे इस नए बॉयफ्रेंड को पता है कि तुम मेरे पीछे पड़ी थी? ये बात बड़ी बोल्ड थी, और क्या गजब कोइंसिडेंस है कि वो भी अभी वहीं पर है। हन्ना कहती है कि अगर वो अनकंफर्टेबल है तो वो लोग निकल सकते हैं, पर वो मीट का टुकड़ा अपने मुंह में रखता है और कहता है सब ठीक है। अब उस लड़की से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तभी पीछे से कोई आवाज आती है, क्या तुम पार्क होमिंग हो? ये वही बंदा है जो पीछे खड़ा था, कह रहा है, लगता है तुम सोयोन को फॉलो कर रहे हो, तो ये सब करना बंद करो, तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तुम घटिया स्टॉकर। मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है, वेट, क्या तुम्हें लगता है मैं इसके पीछे पीछे घूम रहा हूं? और वो बंदा कहता है कि उसे ठीक से पता है कि वो आखिर क्या है, एक पैथेटिक क्राई बेबी लूजर जो अभी तक उसके पीछे पड़ा है, और यहां तक कि कैफे में भी वो उसे परेशान करने आया था। मेन कैरेक्टर अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। जहां तक उसे याद है ये तो वो लड़की थी जो उसे बार बार तंग कर रही थी, पर अब उसे समझ आ जाता है कि बात क्या चल रही है। वो वॉनबे मॉम टाइप लड़की बस उसको घूर रही है, और नया बॉयफ्रेंड कह रहा है कि अगर इसके बाद मेन कैरेक्टर ने उसको एक और बार फॉलो किया तो वो जान से मारा जाएगा, क्योंकि वो कचरा है और किसी काम का नहीं है। या ठीक है। तभी हाना खड़ी हो जाती है। देखते हैं ये लौंडा इस पब्लिक ह्यूमिलिएशन सीन में क्या करेगा। हर कोई उन्हें देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। और तभी वो बंदा अचानक से हाना के मुंह पे पैसे दे मारता है, कहते हुए कि वो जरूर कोई राष्ट्रीय कैंडी होगी जिसे मेन कैरेक्टर ने हायर किया होगा, और अब वो उसे उससे खरीदने वाला है। भाई उसने सच में ये चीज कर दी। हमारे वाले ने अभी तक कुछ रिएक्ट नहीं किया है। हाना आगे आती है और सीधा उस बंदे के मुंह पे एक जोर का तमाचा जड़ देती है, उसे पागल बोलती है। वो पलट के जवाब देता है कि वो अपना जॉ पकड़ के तैयार रहे, क्योंकि उसने पहले हाथ उठाया था। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है जैसे सच में उसका मुंह तोड़ने वाला हो, पर हमारा लौंडा बस अपना पैर उसके पैर के पीछे फंसा देता है और वो बंदा किसी कंप्लीट इडियट की तरह फड़फड़ाता हुआ फर्श पर गिरता है, और वो लौंडा उसे वहीं पड़े रहने को कहता है, क्योंकि इसमें उसकी भी गलती है। वो बंदा एकदम गुस्से में पागल हो जाता है और बकवास करने लगता है, पर लौंडा ने अपना हाथ पहले ही उसके चेहरे पर रखा हुआ था। उसकी बात बीच में काट देता है और एक जोर का मुक्का जड़ देता है। वो फर्श पर गिरा हुआ मिट्टी चाट रहा है। माय गॉड, ये सीन कितना एम्बैरेसिंग है। जिन वू, उठो जल्दी, ये बहुत बुरा है। तुम इस पीस ऑफ गार्बेज से क्यों ऐसे जलील हो रहे हो? नहीं, मैं उठ ही नहीं पा रहा। और फिर डैम, वो अपने पॉकेट से कुछ खतरनाक चीज निकालने वाला है। उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया। वो अपने प्लेयर पावर्स एक्टिवेट करने वाला है। मेन कैरेक्टर उस रोशनी को पहचान जाता है। हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। वो बंदा एक डायमेंशनल हीरो है, और फिर वो मेन कैरेक्टर को गर्दन से पकड़ लेता है। अब सीन थोड़ा हैवी हो गया। क्या बकवास सिचुएशन है। और वो उसको जमीन पर ऐसे फेंकता है जैसे वो कचरा हो। पर शॉक होने के बजाय मेन कैरेक्टर वहीं पड़े पड़े सोच रहा है, क्या ये बंदा प्लेयर है? फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसको कुछ फील ही नहीं हुआ। उसने बंदे को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था, तो वो इंटैक्ट है। क्या इस बंदे ने उसे जेंटली नीचे रखा है? मेन कैरेक्टर देखता है कि वो लेवल 4 का एक लांसर क्लास है।
पंगिया में 10 लेवल्स होते हैं और ऑब्वियसली जितना ज्यादा लेवल होगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। उसके साथ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस आपके टैलेंट्स के बेस पर भी चेंज होता है। क्योंकि मेन कैरेक्टर के पास उनकी कमी नहीं है, उसका लेवल 3 एक्चुअली में इस बंदे से थोड़ा ऊपर ही बैठेगा। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये जिनवू वैसे लोगों की कैटेगरी में आना चाहिए जिनके पास कम टैलेंट होते हैं, और वैसे भी हर जिनवू लो रैंक ही होता है। मेन कैरेक्टर सोचता है यकीनन ये शख्स एक बिगिनर गेमर लग रहा है जो रिसेंटली ही पैंगिया से सिंक हुआ होगा। शायद उसकी किस्मत अच्छी होगी और उसने इनिशियल मिशन को सर्वाइव कर लिया होगा, यहां तक कि उसे एक ठीक ठाक क्लास भी मिल गई होगी। उसके बाद उसने गेम से बाहर निकलने की एबिलिटी पाली और कभी वापस नहीं गया। मेन कैरेक्टर इस बात पर श्योर हो जाता है कि इस बंदे के पास टैलेंट्स ना के बराबर है। इसी बीच वो जवान औरत रिएक्शन देती है, ओ माय गॉड, तुम इस कचरे को पेलते हुए कितने अमेजिंग लग रहे थे। वो घूमता है और कहता है, हाय, जो भी तुम्हारा नाम है ये तुम्हारी किस्मत है कि मैं तुम्हें सोयों की वजह से जिंदा छोड़ रहा हूं, पर अच्छा होगा कि दोबारा तुम कभी उसके पीछे मत आना। मेन कैरेक्टर सोच रहा है ये लौंडा क्या चूतिया है। उसने ना सिर्फ सबके सामने ये बात पब्लिक कर दी कि वो एक प्लेयर है, बल्कि वो अपने गोल्डन स्केल को ऐसे जला रहा है जैसे उसकी कोई औकात ही ना हो। हाना पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूं, एकदम चिल, फिक्र करने की कोई बात नहीं। वो कहती है उन्हें पुलिस के पास चलना चाहिए, पर उसे उसकी परवाह नहीं है। वो कहता है कुछ था ही नहीं, वैसे भी उसने ही पहले थप्पड़ मारा था, इट्स फाइन। पर उस कॉन्वर्सेशन के ठीक बीच में एक भूकंप शुरू हो जाता है। जमीन कांप रही है, छत दकनी शुरू हो जाती है, जंग लगना शुरू हो जाता है और अचानक कहीं से जायंट वर्म्स चारों तरफ से आने लगते हैं। मेन कैरेक्टर हाना का मुंह बंद करता है और उसे एक सेकंड वेट करने को कहता है, जबकि बाकी लोग पैनिक में इधर उधर भाग रहे होते हैं। अजीब बात यह है कि वो क्रीचर्स खतरनाक थे, पर वो किसी पर अटैक नहीं कर रहे थे। मेन कैरेक्टर उन्हें पहचान लेता है कि ये उन कुछ वर्म्स में से हैं जो सिर्फ मरी हुई लाशें खाते हैं और आइटम्स ढूंढते घूमते हैं। अगर तुम पहले अटैक नहीं करते तो आमतौर पर असली खतरा सामने नहीं आता। और अब लगता है कपल के अलविदा कहने का टाइम आ गया है ना। लड़की उसके पीछे खड़ी होती है, लाइक जाओ बेबी, कुछ करो, हमें बचाओ। और वो रिएक्ट करता है, ठीक है चलो फिर। वो अपना लाइटनिंग स्पीयर निकालता है। मेन कैरेक्टर उसे रुकने और अटैक ना करने को कहता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। वो बंदा एक वर्म का सिर उड़ा देता है। अब वो खुद कंफ्यूज हो जाता है, वेट, मैंने उसे एक ही अटैक में मार दिया, मतलब मैं अपनी सोच से ज्यादा स्ट्रांग हूं। या ये तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है, तुम उस नशे में हो जो ऑब्वियसली तुम्हें मरवा देगा। वो पूरा एक्साइटेड हो जाता है, मैं आज तक डर क्यों रहा था, मैं ऑसम हूं, मैं सब कुछ मार सकता हूं। वहीं मेन कैरेक्टर हाना से कहता है कि वो जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाए, क्योंकि उस इडियट ने अभी तक का सबसे बेकार मूव खेला है। वो जगह लाल धुएं में घिरने लगती है। जिनवू को समझ नहीं आ रहा होता मेरा विजन ब्लॉक क्यों हो रहा है, हो क्या रहा है। फिर अचानक से एक ब्लैक डेविल हाथ अंदर आता है और जैसे ही वो बंदे की आंखों तक पहुंचता है, उसकी पीठ पर एक डिमोनिक आंख आ जाती है जो पूछती है कि उसके बच्चे को किसने मारा। एलीट मॉन्स्टर मैम्बेटाइड सामने आता है। उसे उस मम्बा ने पीछे से पकड़ा हुआ है और सबसे बुरी बात यह है कि इसको हराने के लिए रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट लेवल 6 के 20 लोगों का एक ग्रुप होती है और वो मैम्बेटाइड सबको मारने का ऑर्डर दे रही है। वो अब प्रोटैगनिस्ट के माइंड को भी इन्वेड करना शुरू कर देती है। पास में खड़ा एक और इडियट अपना मुंह कवर करके पूछ रहा है कि क्या हुआ, उसे कुछ दिख नहीं रहा। और फिर ऑफ कोर्स जिनवू अपना लाइटनिंग स्पीयर लेकर आता है, उसे मारने को कहता है और ऐसा लगता है कि वो उसे फिनिश करने वाला है। वो बंदा हेलुसिनेशन में है, हर जगह खून ही खून। नहीं रुको जरा, असली मॉन्स्टर सामने आता है और इस बच्चे का एक हाथ काट देता है और फिर दोनों हाथ काट देता है। वो किसी सीमेंट की बोरी की तरह नीचे गिरता है और मेन कैरेक्टर अभी भी अपना ऑरा बिल्ड कर रहा है, उसे बाहर आने को कह रहा है। वर्म्स पास आने लगते हैं जबकि एक आवाज जोकर की तरह हंसती है। एक बहुत बड़ा मुंह सामने आता है और कहता है कुछ भी बुरा नहीं हुआ, लगता है यहाँ एक इंसान है, डिलिशियस, यहां से निकलो बिग मम्बा। वो उस बच्चे को खाने की कोशिश करता है। जवान औरत चिल्ला रही है, ढूंढ रही है, योंग हैंग तुम कहां हो। पर उस रेड स्मोक के ठीक बीच में अचानक एक एक्सप्लोजन होता है। ये मेन कैरेक्टर है जो अपनी फॉर्म स्विच कर रहा है। वो इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा है क्योंकि मैम्बेटाइड ने सब कुछ हाइड कर दिया है, तो उसके पास ट्रांसफॉर्म होने का पूरा चांस है बिना किसी को पता चले कि वो एक्चुअली में कौन है। अच्छा हुआ उसे इस चीज के अटैक पैटर्न्स पता है, वरना वो कब का इसका खाना बन चुका होता। मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है। अजीब है, तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज तो बिल्कुल मीडियोकर हैं, तो तुम हर चीज को डॉज कैसे कर रहे हो। मेन कैरेक्टर कुछ नहीं बोलता, वो दोबारा चार्ज करता है। मम्बा एक ईविल स्माइल देता है, अपने सर से कुछ निकालता है और एक साथ बहुत सारे टेंटिकल स्ट्राइक्स फेंकता है, पर मेन कैरेक्टर उन्हें स्लाइस करते हुए आगे बढ़ता है। वो कहता है कि उसे पहले से पता है कि आगे क्या आने वाला है और तभी एक ब्लड एक्सप्लोजन होता है जो उसी की तरफ स्प्रे होता है, पर वो एक टेबल उठाता है और उसे ब्लॉक कर लेता है और वो चीज अगर तुम्हें टच कर जाए तो तुम्हें सीधा पॉइजन कर देती है। टेबल उसे रोक लेती है। मॉन्स्टर कहता है ये अनबिलीवेबल है, उसने इसे भी डॉज कर लिया, कुछ तो गड़बड़ है। इस बच्चे के पास कोई एबनॉर्मल डॉज स्किल है, पर अगर उसके अटैक्स इस क्रीचर तक पहुंच ही नहीं सकते तो इससे क्या बदल जाएगा। मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि वो फिक्र ना करे, वो इस वेपन को ठीक उसके माथे के बीच में गाड़ने वाला है। अब वो उस फेरी टियर को एक्टिवेट करता है जो गियर की रिक्वायर्ड लेवल को कम कर देती है और हर्मेसिस बूट्स इक्विप कर लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मिकेलाज आर्मर और मिकेलाज हैट भी इक्विप करता है। उसने पूरा सेट पहनकर खुद को फुली गियर अप कर लिया है। अब वो सेलेस्टियल ड्रैगन बफ यूज कर सकता है। ये सब उसने सीक्रेट ऑक्शन में खरीदा था। वो फेरी स्टीयर को यूज करने से बचना चाहता था, पर ऑब्वियसली वो वहां मर तो नहीं सकता। हर्मेसिस बूट्स प्लस 3 एजिलिटी और लाइटनेस स्किल देते हैं। एक बार जब ये एक्टिवेट होता है, वो किसी गोली की तरह गायब होता है और स्नेक पर लॉन्च कर देता है। वो चीज अपनी पूंछ उसकी तरफ घुमाती है, ये सीधा उसके मुंह पर आता है और तुम्हें लगेगा कि वो कोई स्लिक डॉज पुल ऑफ करेगा, पर वो नॉक बैक हो जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है।
अपना पैर जोर से जमीन पर जमाता है और दोबारा चार्ज करता है। अब मॉन्स्टर उसकी मूवमेंट्स के साथ कीप अप भी नहीं कर पा रहा और वो पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका है। वो बड़ा सांप टेंटिकल्स निकालकर उस पर फायर करने लगता है, पर वो सब कुछ ब्लॉक कर लेता है। फिर वो एक और टेल स्ट्राइक के लिए जाता है और वो उस हिट को सीधा अपनी चेस्ट के बीच में खा लेता है। कम ऑन भाई, मैं तुम्हें हाइप कर रहा हूं, पिटना बंद करो। पर फिर काम डाउन। वो मैकेला सेट से एक ऑप्शन एक्टिवेट करता है, पंख खुल जाते हैं। अब वो हवा में फ्लोट कर रहा है। मॉन्स्टर शॉक में है, कह रहा है इस कमीने के पास एंडलेस ट्रिक्स हैं। ऐसी जगह पर इसके जैसा एक चूहा आखिर कैसे जिंदा बच सकता है। मेन कैरेक्टर सेलिब्रेट करता है। आखिरकार वो इस क्रीचर के आखिरी अटैक पैटर्न तक पहुंच गया। उसे बस इसे सहना था और वो ऊपर उठना शुरू करता है। मॉन्स्टर लगातार पॉइजन बाहर निकालता रहता है और कहता है कि ऐसी चीज से बचने का कोई तरीका नहीं है। पूरी जगह लाल हो जाती है। उस चूहे को अब मर जाना चाहिए, पर सेलेस्टियल सेट और हर्मेस बूट्स के बीच एक सिनर्जी एक्टिवेट होती है। गेल एबिलिटी ऑटोमेटिकली हर चीज को साइड में पुश कर देती है और पॉइजन को पूरी तरह क्लियर कर देती है। मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है कि क्या वो पॉइजन को हटाने के लिए हवा का यूज कर रहा है। मेन कैरेक्टर को चारों अटैक पैटर्न्स पहले से पता है। सब कुछ डॉज करने के बाद मॉन्स्टर एक शॉर्ट कंफ्यूजन स्टेट में चला जाता है। उस मोमेंट में वो कुछ नहीं कर सकता, पर अगर कंफ्यूजन खत्म हुई तो वो और भी ज्यादा हार्ड पैटर्न्स के साथ अटैक करना शुरू कर देगा। तो अगर उसे जीतना है तो ठीक अभी जीतना होगा। वो अपना 100% लगा देता है, जबकि मॉन्स्टर उससे 1 सेकंड रुकने की भीख मांगता है, पर लगता है उसने अपना ब्लेड उसके अंदर काफी गहरा घुसा दिया है। वो उसे और जोर से अंदर धकेलता है और कहता है कि उसने पहले ही वार्न किया था कि ये ब्लेड सीधा उसके माथे के बीच में जाएगा। इसके साथ मम्बा डिफीट हो जाता है और उसका कंट्रीब्यूशन 100% है। वो 10 मिनट और उस स्केल फ्रैगमेंट को अब्सॉर्ब करता है और उसके पास अभी भी टोटल 47 आवर्स और 56 मिनट्स बचे हैं। ये फ्रैगमेंट ही अपैरेंटली एक प्लेयर को गेम की पावर्स रियल लाइफ में यूज करने देता है। मेरा मतलब हर किसी ने शायद अब तक ये फिगर आउट कर ही लिया होगा, पर चलो क्लियर कर देते हैं। हर कोई उस धुएं को गायब होते हुए देखता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि डार्कनेस एक पल के लिए पीछे हट गई है और जब तक पैंगिया कोलैप्स नहीं होता तब तक ये 9.1% पर रुक गया है। हना पूछ रही है कि वो लड़का कहाँ है, क्या हुआ। वो साइड में देखती है और किसी को एक क्लोक ऊपर खींचकर अपने सिर पर डालते हुए देखती है और उसे याद आता है कि ये वही शख्स था जिसने उस दिन उसे बचाया था। वो तुरंत कहती है, वेट, क्या तुमने ही मुझे बचाया था। पर मेन कैरेक्टर बस यही सोचता है, अच्छा है ये सेफ है तो बात खत्म। इनविजिबिलिटी क्लोक का इफेक्ट एक्टिवेट होता है और वो गायब हो जाता है। वो नोटिस करती है कि धुआं गायब हो गया है, पर वो लड़का कहाँ है, और फिर वो वहां आ जाता है। तुम्हें लगता है ये कोई मैजिक है? हे है ना, तुम कैसी हो? इतने मेस के बाद आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या तुम्हें कहीं चोट आई है? वो कहती है, नहीं मैं ठीक हूं। पर वो नोटिस करती है कि उसकी फिंगर पर थोड़ा खून है और पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है। वो कहता है, नहीं, ये बस मॉन्स्टर का खून है जो शायद मुझ पर स्प्लैश हो गया होगा, कुछ सीरियस नहीं है। पर वो एक रिपोर्टर है तो वो सीधा कहती है, हैंग तुम्हारे कपड़े तो बिल्कुल क्लीन लग रहे हैं, पर तुम्हारी फिंगर खून से गंदी हो रखी है। ये अजीब है, और जब उस बंदे ने तुम पर अटैक किया था तो तुम कुछ ज्यादा ही काम थे, और जब मॉन्स्टर्स आए तो क्या तुम्हें पहले से पता था कि क्या होने वाला है? ये किंग ऑफ लाइज कहता है, वाओ मैं काम था, मैंने तो नोटिस भी नहीं किया, मैं बस वही करता गया जो मेरा दिमाग मुझे करने को कह रहा था। वो उसे सीरियस होने को कहती है। वो क्लियरली इस पूरे टाइम बिल्कुल रिलैक्स था। वो कहता है, नहीं एक्चुअली मैं सच में बहुत डरा हुआ था, पर मैंने बस खुद को कंट्रोल में रखा। पर अब हन्ना को पूरा यकीन है कि ये लड़का एक्सट्रीमली सस्पिशियस है। ये ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो, और ये ठीक उस बंदे के गायब होने के बाद आया जिसने उसे बचाया था, या इस चीज ने इसे काफी ऑब्वियस बना दिया था। भाई वो एक रिपोर्टर है और तुमने फिर भी उसके सामने ऐसी हरकत कर दी। तुम्हें बस वहां से गायब हो जाना चाहिए था और उसे बाद में कॉल कर लेना चाहिए था। अब अगला दिन है और लगता है कि ये मॉन्स्टर ओपनिंग्स जो अचानक से कहीं भी खुल रही हैं, ये कंटिन्यूअसली हो रही हैं। सोसाइटी को वार्न किया गया है कि आगे चलकर ये और भी बदतर होने वाला है। इस वजह से बहुत से लोगों ने अपने घरों के अंदर ही रहने का डिसीजन लिया। पूरी दुनिया एक तरह से खाली हो रही है और न्यूज एंकर कहता है कि ज्यादातर लोग अनहैप्पी हैं और कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस सिचुएशन से डील करने के लिए बहुत स्लो मूव कर रही है। ये एक के बाद एक आने वाली ट्रेजेडी है और कोई कुछ नहीं कर रहा। कुछ लड़के एक रूम में बैठे ये सब देख रहे हैं और एक गंजा आदमी कहता है कि जब पहला इन्वेजन हुआ था तो सब लोग शांत थे, अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये सब कितना सीरियस है। दूसरा बंदा जवाब देता है कि ऑफ कोर्स उन्हें हो रहा है, सिर्फ वही लोग इस बात की रियलिटी को समझ पाते हैं जिन पर किसी मॉन्स्टर ने सच में अटैक किया हो। और फोन पर एक लड़की कहती है कि शुरू में रिस्पॉन्स स्लो इसलिए था क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ थी, पर अब सबको आखिरकार समझ आ गया है कि ये इन्वेजन्स लगातार होते रहेंगे। एक और बंदा उसकी बात काटता है और कहता है, या और इसलिए अपनी अलायंस लॉन्च करने का ये एक परफेक्ट चांस है। वो पार्ट 2 है। फोन पर वो लड़की कहती है कि इस वक्त हर कोई टैलेंट रिक्रूट करने के लिए डेस्परेट होगा। उसने वो वीडियो देखा और सच में ऐसा लग रहा है कि उस बंदे ने अकेले ही उस मम्बा को मार दिया। शायद वो रैंडोल्फ है, वही जिसे मेन क्वेस्ट में फर्स्ट प्लेस मिला था। पीछे बैठा एक लड़का कहता है, या पर अगर रैंडोल्फ ने क्वेस्ट 2 खत्म कर ली है तो वो हर्मेस शूज कैसे इक्विप कर रहा है? कोई और कहता है कि शायद वो कोई टैलिस्मैन यूज कर रहा होगा। पर डिटेल्स को साइड में रखें तो उन्हें इस शख्स की जरूरत है, खासकर इसलिए क्योंकि ये बंदा किसी अजीब वजह से बार बार गायब हो जाता है। एक बड़ा चांस है कि ये रैंडोल्फ ही असली फैंटम हो, और ऑब्वियसली चाहे कुछ भी हो जाए उसे उनकी अलायंस ही ज्वाइन करनी होगी, किसी और की नहीं। जो नेक्स्ट ओपनिंग आने वाली है उसे रोकने का यही इकलौता तरीका है। सीन कट होता है बेचारे हडसन पर, जो अपना आपा खो रहा है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ने वो फेरी ड्रॉप यूज कर ली जो हडसन के पास थी। हडसन जानना चाहता है, तुम कमीने, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसे मुझे बेचोगे? आखिर तुमने ऐसी चीज खुद कैसे यूज कर ली? प्रोटैगनिस्ट कहता है, क्या मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा?
मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें वही स्पेसिफिक आइटम दूंगा, और तुम्हें अपने गोल तक पहुंचने के लिए उस टैलिस्मैन की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि अब कम से कम तुमने उस पैथेटिक सी छोटी सी उम्मीद को भी छोड़ दिया है। प्रोटैगनिस्ट फ्यूरियस है। वो ये एडमिट नहीं करना चाहता कि उसे मंबा को हराने के लिए उस आइटम की जरूरत पड़ गई थी। पर यह सुनकर हडसन पूछता है कि क्या इसका मतलब कोई दूसरा तरीका भी है। प्रोटैगनिस्ट बस उससे कहता है कि वो उसके पीछे आए और उस पर ट्रस्ट करे, और वो उसे ऐसा करने का एक रीजन खुद देगा। सीन शहर के एक अंडरग्राउंड पार्ट में शिफ्ट होता है, या सूअर्स, और हडसन पूछ रहा है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो लोग यहाँ हडसन का शक दूर करने आए हैं। इसके अलावा उसे अर्काना तक का एक पैसेज क्रिएट करना है, क्योंकि वो टेलीपोर्ट बुक जो उसे ड्रामेट से मिली थी वो कन्वीनियंट तो है पर अनोइंग भी है, क्योंकि उसे अपना एक्सप्लोरेशन लेवल लगातार बढ़ाना पड़ता है। वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर टेलीपोर्ट हो सकता है जिन्हें वो पहले ही एक्सप्लोर कर चुका हो, तो उसे बेसिकली पूरी दुनिया घूमते रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी के लिए वो पॉसिबल नहीं है, तो उसे सीवर डंजन एक्सप्लोर करके ही काम चलाना पड़ेगा। हडसन कंफ्यूज है। 1 मिनट रुको, तुम्हें लगता है हम बस 3 लोग इस सीवर डंजन में जाने वाले हैं? तुम्हें पता है ना, वहां नीचे एक रैट मॉन्स्टर है। रैटाटूल और उसका पूरा क्रू वहां हमारा वेट कर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है उसे पता है। ठीक तभी उसे एक बहुत बड़े स्प्लिंटर जैसी चीज घूरती है। एक रेड मॉन्स्टर अपीयर होता है जिसे म्यूटेंट रैट के नाम से जाना जाता है। लेवल 8। सीरियसली मुझे समझ नहीं आता, ये गेम सिर्फ लेवल 10 तक ही जाता है, पर हर मॉन्स्टर ऑलमोस्ट वहीं तक पहुंचा हुआ है। वो मॉन्स्टर उनसे आई कांटेक्ट करता है। अपनी लाइफ में पहली बार मैंने एक ऐसा छोटा चूहा देखा है जिसके पैर में नसें दिख रही हैं। ये 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से भाग रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये डेंजरस है या नहीं। वो बड़ा चूहा साइड टू साइड जिगजैग कर रहा है, और हडसन को रियलाइज होता है कि उस स्पीड पर उसके पास इसे ब्लॉक करने का 0 चांस है। पर प्रोटैगनिस्ट बस इजाबेला को आवाज लगाता है, जो पहले से अपना नाइफ पकड़े खड़ी है। अचानक वो एक क्लॉक पोजीशन बोलता है और वो गोली की तरह शूट करती है ठीक उसकी आंख में और उसे चीर कर रख देती है। ऑल राइट, फिर इस लड़की को काम पे लगाओ। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वो उसे अपने साथ क्यों लाया था। उसका लेवल ज्यादातर लोगों से हाई है और उसकी कॉम्बैट स्किल जबरदस्त है। हडसन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसने जो वादा किया है वो निभाएगा, तो उस पर डाउट मत करो। अगर उसने कहा है कि वो ये करेगा तो ये हो जाएगा। या श्योर, यहाँ हर किसी को पहले से पता है कि तुम एक नंबर के कॉन आर्टिस्ट हो। तुमने बेसिकली इस शहर के हर इंसान से झूठ बोला है। अगला चैप्टर। कुछ बंदे बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने कैमरास चेक किए पर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उनमें से एक अपना सिर खुजलाता है और कहता है, व्हाट द हेल, क्या ये कोई भूत की कहानी है? अब ये बंदा एक हीरो है, सी एन जैंग। उसके पीछे खड़ा बंदा पूछता है, क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होता अगर हम जिन्वू को दोबारा ढूंढ लेते? वो जवाब देता है, नहीं, उस बंदे का गेम बच चुका है। वेट, जिन्वू जिंदा है? क्या हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसके दोनों हाथ नहीं काट दिए थे? ये मैन, वो बहुत ब्रूटल था। उसे हॉस्पिटल में देखो, वो बेसिकली एक सीमेंट की बोरी बन चुका है। प्रोटैगनिस्ट ने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। उनमें से एक किम हाना के बारे में पूछता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ पता हो, पर उसका दोस्त कहता है कि अभी के लिए उन्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दूसरा बंदा पूछता है क्यों? वो कहता है, तुम्हें नहीं पता, ग्रासिया किम हाना को प्रोटेक्ट कर रहा है। कोरिया में हर किसी के टेंशन में होने की एक वजह वो भी है। वो बंदा किसी वजह से उसे इंटरव्यू देने के लिए अमेरिका से आया था, और लो वो वहां आ गए। बहुत सारे कैमराज, और उसके सामने खड़ा बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, कोरिया की फेमस रिपोर्टर किम हाना से मिलना एक ऑनर की बात है। उन दोनों इडियट्स के बीच होने वाली कॉन्वर्सेशन में उनमें से एक कहता है, इसको क्या प्यार व्यार हो गया है क्या हुआ इसको? दूसरा जवाब देता है, मुझे कैसे पता होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ग्रेशिया उससे बात करने के लिए आधी दुनिया क्रॉस करके क्यों आया। ऑब्वियसली वो भी क्यूरियोसिटी से मर रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्यों, पर अभी के लिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। जो लोग भी किसी भी तरह से ग्रेशिया के रास्ते में आते हैं वो बस मिटा दिए जाते हैं। सीन कट होता है एक बुरी तरह पिटे हुए लड़के पर, जो एक दीवार के सहारे खड़ा पूछ रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो? रियल वर्ल्ड में प्लेयर्स को मारना मना है। वो बंदा कहता है कि ये मना नहीं है, ये किसने डिसाइड किया कि वो बस वही सुने जो वो कह रहा है? वो बच्चा उसे याद दिलाता है, ग्रेसिया ने सबको इन्वेजन के लिए प्रिपेयर रहने को कहा था। ऑब्वियसली जितने ज्यादा प्लेयर्स मरेंगे हालात उतने ही खराब होंगे। वो बंदा उस बच्चे का मुंह बंद करता है और कहता है कि बहुत हो गया, अगर उसे ग्रेशिया से इतनी ही बात करनी है तो वो उसके पास जाकर मदद मांग सकता है। फिर वो उसकी नेक में बाइट करता है, खून की फुहार छूटती है और वो वहां से चला जाता है, जबकि सिस्टम कहता है कि उसे क्लास लेने वालों के टॉप रैंक्ड प्लेयर्स में रजिस्टर कर लिया गया है। प्लेयर्स के इस मैसेकर की वजह से उसे सीक्रेट ऑक्शन का एक्सेस मिल गया है। वो हुटेड बंदा गायब हो जाता है। उसे पूरा यकीन है कि वो डैम फैंटम या रैंडोल्फ ही है, जिसका मतलब है कि वो बिना हेजिटेट किए मेन क्वेस्ट को चैलेंज करेगा, और अगर वो उस बच्चे का किसी स्पेसिफिक जगह पे वेट करेगा तो ये गारंटी है कि वो आएगा और मारा जाएगा। सीन कट होता है एक डेजर्ट पर जहां कोई बहुत बड़ा क्रीचर अपने पैर पटक रहा है, और लो वो लोग फिर से आ गए, हमारा लौंडा और वो बच्चा। वो कहता है कि वो लोग लकी थे, ओरिजिनल प्लान सिर्फ रैट डंजन पॉइंट को रजिस्टर करना था, पर जब उसने उस मॉन्स्टर को मारा तो उन्हें रैट कोर मिल गया, एक म्यूटेंट मटेरियल जिसमें 20 टाइप सोल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की पावर होती है, और उसी का यूज करके उसने उस हाई ड्रैगन को इवॉल्व किया। फिर प्रोटैगनिस्ट हडसन से पूछता है, क्या तुमने कसिनो में सब हैंडल कर लिया? हडसन कहता है, मैंने तुम्हारे कहे अनुसार सब कुछ ऑर्गेनाइज छोड़ दिया है, मुझे अभी अपने बिजनेस से दूर जाना पड़ रहा है। ये बात बहुत बुरी है, पर ये सब सेरेंगेटी से शादी करने के लिए है, और अगर मैंने जाने से पहले अपना कसिनो किसी को नहीं दिया होता तो उस पर अटैक हो जाता। पर सच तो यह है कि जिस चीज ने उसे सच में कन्विंस किया वो थी रैट के अगेंस्ट वाली फाइट। उसे रियलाइज हुआ कि प्रोटैगनिस्ट को पहले से पता था कि मॉन्स्टर क्या करने वाला है। ऐसे किसी इंसान के साथ नेगोशिएट करने का चांस बहुत रेयर होता है, और प्रोटैगनिस्ट वहां इजाबेला के पास खड़ा कह रहा है, गुड, अब इन पैसों के साथ उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
हडसन जानना चाहता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं और वो कहता है कि वो लोग वो मास्टरपीस लेने जा रहे हैं जो हडसन की विश पूरी होने की गारंटी देगा। सिर्फ यही नहीं, ये वही जगह है जहां मेन क्वेस्ट 3 शुरू होती है। वो लोग एक जंगल में टावर ऑफ स्पिरिट्स की तरफ जा रहे हैं। वो ट्रियो आगे बढ़ते हैं। हडसन कमेंट करता है कि ये जगह काफी नॉर्मल लग रही है और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये टावर ऑफ स्पिरिट्स का एंट्रेंस है, तो अच्छा होगा कि वो केयरफुल रहे क्योंकि यहीं पर स्पिरिट्स पैदा होती हैं और यहीं से टेम्पररी तौर पर स्पिरिट रियल्म का रास्ता खुलता है। शाम के वक्त उस रास्ते से गुजरना ही वहां पहुंचने का इकलौता तरीका है। पर यहां मौजूद ये पेड़ काफी लंबे समय से मरा हुआ है। सिर्फ यही पेड़ नहीं, पूरा जंगल मर रहा है और अपेरेंटली बहुत लंबा वक्त हो गया है जब से यहां आखिरी बार कोई स्पिरिट पैदा हुई थी। ये कोई बेस्ट मेथड नहीं है, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हडसन पूछता है कि उस बच्चे ने अपनी तलवार बाहर क्यों निकाली है। वो जानना चाहता है कि वो क्या करने वाला है और प्रोटैगनिस्ट एक बार स्विंग करता है और उस पेड़ को 2 हिस्सों में काट देता है। पूरा जंगल कांप उठता है। पीछे खड़े दोनों लोग कंफ्यूज हैं, पर ऊपर से कुछ आ रहा है। किसी हाथ ने हडसन की तरफ कुछ फेंका, पर इजाबेला ने उसे बीच में ही रोक लिया। फिर भी उसका टाइम थोड़ा खराब चल रहा है। उसका भी खून निकल रहा है। घोड़े जैसे पैरों वाला एक बंदा कहता है कि ये इंसान औरत बिल्कुल भी बुरी नहीं है, एक हाई लेवल ड्रूइड, इस जंगल का मास्टर। हडसन को क्लियरली नहीं पता कि ये किस बला का नाम है क्योंकि वो शौक में खड़ा चिल्ला रहा है। और वो ड्रूइड कहता है, मुझे लगा तुम लोग बस रास्ता भटके हुए ट्रैवलर्स हो और मैं तुम्हें जाने देने वाला था, पर तुमने स्पिरिट ट्री को ही काट दिया। लगता है अब इंसानों को इस बात का डर नहीं रहा कि यहाँ क्या होता है। वहां उन्हें घूरते हुए लगभग 40 लेवल 7 के हाफ पोनी बंदे खड़े थे। इजाबेला को पूरा यकीन है कि अगर वो सब एक साथ टूट पड़े तो उनके बचने का कोई चांस नहीं होगा। और फिर वही टफ बंदा आगे बढ़कर कहता है, अपना गुस्सा इन पर मत निकालो। पेड़ मैंने काटा है, इसके अलावा अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम लोग बाहर भी नहीं आते। मास्टर कहता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। प्रोटैगनिस्ट कहता है, कम ऑन, नीचे आओ, मुझे बात करनी है। वो बंदा इनकार कर देता है जब तक प्रोटैगनिस्ट ये नहीं पूछता कि क्या वो वाकई इस जंगल को ऐसे मरते हुए देखना चाहता है। ये बात उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेती है और वो पूछता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो इस जंगल को वापस जिंदा करने आया है क्योंकि उसे यहाँ इस जगह में जान फूकने वाली एक भी स्पिरिट सांस लेती हुई नहीं दिख रही। और अगर यहाँ कोई नई स्पिरिट पैदा नहीं हो रही है तो मास्टर को किसी से भी बेहतर ये पता होना चाहिए कि जल्दी ही ये जगह पूरी तरह मिट जाएगी। अगर वो टावर ऑफ स्पिरिट्स का गेट खोलता है तो वो उस जगह पर एक फॉरेस्ट स्पिरिट को दे देगा। ड्रूइड उससे कहता है कि कहानियां बनाना बंद करे। स्पिरिट पोर्टल एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ चुने हुए लोग ही जा सकते हैं। उसके जैसे गंदे इंसान को इसकी परमिशन कैसे मिल सकती है। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि सच्चाई ये है कि टावर ऑफ स्पिरिट्स में घुसने के लिए तुम्हें बहुत सारे टैलेंट की जरूरत होती है और ढेरों क्वेस्ट्स कंप्लीट करने होते हैं। जो प्लेयर्स गेम के इस पार्ट तक पहुंचते हैं उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। और रैंडॉल्फ के करंट लेवल के साथ वहां घुसना बेसिकली एक सपने जैसा था। पर वो उस बंदे से कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और गेट खोलो क्योंकि उसके पास ड्रूइड एफिनिटी का सीक्रेट ट्रेट है और वो कसम खाता है कि वो इस जंगल को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। मास्टर को अभी भी उस पर पूरी तरह से यकीन नहीं है। पूछता है कि क्या वो सीरियसली कह रहा है कि वो इस जगह को बचाएगा। हर कोई उसको गाली दे रहा है, कह रहा है कि वो एक फिल्दी लायर है और उसे मर जाना चाहिए। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं कि उन्हें मार दो, कह रहे हैं कि वो उन पर अटैक्स की बारिश कर देंगे। मास्टर बिल्कुल अनबॉदर्ड खड़ा घूरता रहता है जब तक अचानक कोई हाथ उठाकर उन्हें रुकने को नहीं कहता। हाफ पोनीज सरप्राइज हो जाते हैं। वो मास्टर था। वो प्रोटैगनिस्ट के ठीक आमने सामने आता है और कहता है कि बेहतर होगा अगर वो अपना वादा निभाए। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो श्योर रह सकता है क्योंकि वो कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। अनफॉर्चुनेटली इस बात पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम कुछ ज्यादा ही झूठ बोलते हो। पर मास्टर कहता है कि वो इसे इसलिए अलाउ कर रहा है क्योंकि वो उसे फेल होते हुए देखना चाहता है और उसके बाद उसे मार डालेगा। तो ठीक है, चलो मेरे पीछे आओ। वो पत्थरों के एक ढेर के पास पहुंचते हैं और मास्टर कहता है कि क्योंकि जंगल मर रहा है इसलिए टावर का गेट खोलने का यही इकलौता तरीका है, स्टोन स्पिरिट की लाश का यूज करना। और इस बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर वो फेल हुआ तो वो तुरंत इस जंगल के लिए न्यूट्रिएंट्स बन जाएगा। रैंडॉल्फ कहता है कि ये अनफेयर है, अगर मैं जीत गया तो क्या, मुझे क्या मिलेगा। मास्टर कहता है एक ऐसा रिवॉर्ड जो इसके लायक होगा। फिर क्वेस्ट सामने आता है, फॉरेस्ट स्पिरिट को वापस लाओ और फ्रेंड ऑफ द ड्रूइड्स का टाइटल पाओ। अगर फेल हुए तो 30 ऑनर पॉइंट्स खोदोगे और फॉरेस्ट के खिलाफ एक वॉर शुरू हो जाएगी। मास्टर उसे तैयार होने को कहता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि गेट अब खोल दिया जाएगा। फ्लैशबैक, हर कोई अंधा हो जाता है, अपने फेस कवर करता है और टावर तक जाने वाला एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है। सिर्फ वही जिनके पास परमिशन थी वहां से गुजर सकते थे। लगता है उस छोटी सी ट्रियो ने अंदर एंट्री मार ली है, हाँ? क्योंकि रैंडॉल्फ पहले से ही दूसरी साइड पर है। वो प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या वो लोग स्पिरिट टावर में हैं और प्रोटैगनिस्ट कहता है नहीं, हम उस पोर्टल के अंदर हैं जो टावर तक जाता है। पर इस पॉइंट से आगे जाने के लिए तुम्हें किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और तभी हैट पहने हुए एक छोटी सी आग की बॉल सामने आती है। रैंडॉल्फ को पूरा यकीन है कि ये एक स्पिरिट है। क्या उसे बस इसे उठाकर फॉरेस्ट तक लेकर जाना था? उसे लगा ये कुछ ज्यादा ही क्यूट है, पर प्रोटैगनिस्ट मना कर देता है। वो उस क्रीचर के पास जाता है। वो एक सेकंड के लिए उसे देखता है और कहता है कि वो किसी ड्रूइड के ऑरा को फील कर सकता है। उसे परमिशन मिल चुकी थी, या ऑब्वियसली उसके ट्रेड की वजह से। ये फायर एकॉन पूछता है कि क्या उसके पीछे खड़े लोग उसके दोस्त हैं, और वो कहता है हाँ। वो क्रीचर पूछता है कि क्या वो उन पर अपनी लाइफ ट्रस्ट कर सकता है, और वो एक बार फिर हाँ कहता है। ये इन पर थोड़ा ज्यादा ही ट्रस्ट कर रहा है। तो स्पिरिट कहती है कि वो सबको अंदर आने देगी, पर उनमें से हर एक को अपने खुद के टेस्ट देने पड़ेंगे। वहीं इजाबेला उधर खड़ी कह रही है कि वो अभी वापस आएगी। बेचारा हडसन डर के मारे पूरी तरह से फ्रीक आउट हो रहा है। स्पिरिट कहती है कि टावर के अंदर टाइम रियल वर्ल्ड से अलग तरह चलता है, तो उन्हें रश करने की जरूरत नहीं है। वो बस ड्रूइड्स को गुड लक विश करना चाहती है। मैन, मुझे एक अच्छा टावर सेक्शन बहुत पसंद है। चलो संग जिनवू की तरह कुछ फ्लोर्स क्लाइंब करते हैं।
और प्रोटैगनिस्ट तुरंत पहले सबसे बड़े गेट के पास पहुंच जाता है। वो कहता है कि उसे इस जगह आए हुए बहुत लंबा वक्त हो गया है और दरवाजे को देखकर उसे कोई आइडिया नहीं है कि टेस्ट क्या है। माय गॉड, बस टावर में एंटर करने के लिए भी तुम्हें एक टेस्ट पास करना पड़ता है और वो टेस्ट उस इंसान की एलिमेंटल अफिनिटी के हिसाब से अलग अलग फॉर्म लेता है। उसे याद आता है कि मिल्क गर्ल के पास विंड अफिनिटी है तो वो उसका टेस्ट होगा और वाटर अफिनिटी वाले हडसन को शायद वही मिलेगा। पर उसके ठीक सामने एक ऐसे एलिमेंट से जुड़ा डोर है जो उसने पहले कभी नहीं देखा, शायद इसलिए क्योंकि रैंडॉल्फ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास सारे एलिमेंट्स की अफिनिटी है। तभी वो स्टैचू अपनी आंख खोलता है और कहता है इनक्रेडिबल, एक ऐसी बीइंग जिसके पास सारी अफिनिटीज हैं, वाटर और फायर, लाइट और डार्कनेस। तुम्हारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें एक साथ कोएग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। शायद ये उस वॉइड एलिमेंट की वजह से है जो सब कुछ कंटेन कर सकता है, पर ये इतना कॉम्प्लेक्स था कि इसे एक सिंपल एलिमेंट नहीं कहा जा सकता। इस बच्चे के पास बेसिकली केओस की एम्बॉडीमेंट थी और इसलिए उसे केओस के चैलेंज को फेस करना होगा। और क्योंकि वो एक ऐसा टेस्ट लेने जा रहा है जो आज तक किसी ने नहीं लिया, तो बेहतर होगा वो केयरफुल रहे, क्योंकि अगर वो केओस टेस्ट में दीवार हो गया तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। प्रोटैगनिस्ट को इन वार्निंग्स की घंटा परवाह नहीं है। वो अंदर जाता है और एक खाली रूम में पहुंच जाता है। हमारा डीप वेब फेकर कहता है कि पिछले 5 सालों से उसने हर दिन पैंगिया खेला है और वो डेफिनेटली इस गेम में सबसे ज्यादा आवर्स स्पेंड करने वाला बंदा है। वो इस दुनिया के बारे में किसी से भी ज्यादा जानता है, पर वो भी सब कुछ नहीं जानता क्योंकि ये गेम अपने टन्स ऑफ अननोन प्लेसेस के लिए फेमस है और जब तुम ऐसी किसी जगह एंटर करते हो तो वहां मिस्ट्री के अलावा और कुछ नहीं होता और ठीक इसी वजह से उसे ये गेम पसंद है। उसने मॉन्स्टर को ये कहते सुना था कि ये पहली बार है जब किसी ने यहाँ एंटर किया है, तो एक बार फिर वो इसे फिनिश करने वाला पहला शख्स भी बनने वाला है। पर उसके सामने पीठ घुमाए कोई खड़ा है, व्हाइट हेयर, जो पलटकर उसे घूरता है। ये विलहम है, वो कैरेक्टर जिसे उसने खुद क्रिएट किया था। खैर, इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वो बंदा पहले ही एक ह्यूज स्वॉर्ड उसके मुंह पर दे मारता है। बूम, लगभग उसकी गर्दन ही उड़ा दी थी, पर लौंडा लास्ट सेकंड में नीचे झुक गया। वो शॉक में है कि ऐसी सिचुएशन में उसे विलहम को हराना पड़ेगा। वो एक स्टैब के लिए आगे बढ़ता है जो लगभग उसकी केप पर लगने ही वाला होता है, पर लगता है कि उस मॉन्स्टर ने उसके हाथ से स्वॉर्ड गिरा दी और अब एक ओवरहेड स्लैश के साथ नीचे आ रहा है। प्रोटैगनिस्ट को पूरा यकीन है कि जिस किसी ने भी इसे डिजाइन किया है उसने इसे ऐसा बनाया है कि कोई जीत ही ना सके। चैप्टर वहीं एंड हो जाता है, पर अगले चैप्टर में स्वॉर्ड जमीन में धसी हुई है। उसने पहले से ही मिकेला और हर्मी से सेट इक्विप कर लिया है और वो अपने आर्म पर उस स्वॉर्ड स्ट्राइक को टैंक कर लेता है। एक बात के लिए वो श्योर है, अगर इसने उसके आर्म को बीच से नहीं काटा तो भले ही ये विलहम जैसा दिखता हो, इसके स्टैट्स रैंडॉल्फ के ज्यादा क्लोज हैं। मिकेला सेट वो कॉम्बो ट्रिगर करता है जो एक विंडस्टॉर्म जनरेट करता है और उसे पूरा यकीन है कि ये सिर्फ एक लुकलाइक कॉपी है, तो उसके पास एक चांस है। वो उन विंग्स को भेजता है जो उस चीज को पीछे पुश कर देते हैं। विलहम दीवार से जा टकराता है पर बहुत तेजी से वापस उठता है और प्रोटैगनिस्ट पहले से ही एक दूसरे थ्रस्ट के साथ आ रहा होता है। जरा कोरियोग्राफी तो देखो। वो एक बड़े से रॉक को किक करता है जो प्रोटैगनिस्ट की चिन पर लगता है। ठीक उसी टाइम वो अपनी नेक को ट्विस्ट करता है और स्वॉर्ड स्ट्राइक से बच निकलता है और विलहम पूछता है कि क्या वो वहां अपनी पुरानी ग्लोरी वापस पाने आया है जिसके मजे वो पहले लिया करता था। फिर वो उसकी थाई पर एक और कट लगा देता है, कहते हुए कि वो पॉसिबल नहीं होगा। पर प्रोटैगनिस्ट उसे बालों से पकड़ लेता है और कहता है कि इसके जैसे एक फेक कमीने को ऐसी बातें करने का कोई हक नहीं है और फिर वो उसका थ्रोट फाड़ देता है। डैम, मुझे लगा था ये फाइट इससे कहीं ज्यादा इंटेंस होने वाली है। वो एक छोटा सा पोर्शन निकालता है और हील अप करता है। या तुम्हें याद रखना होगा कि ये बस टावर में एंटर करने का टेस्ट है और प्रोटैगनिस्ट इस बात से रिलीव्ड है कि हडसन से मिले पैसों से उसने ढेरों पोर्शंस खरीद लिए थे क्योंकि ये आगे आसान नहीं होने वाला। फिर सीन रियल वर्ल्ड में कट होता है। हम हना के साथ हैं जिसने अभी अभी ग्रेशा के साथ वो इंटरव्यू फिनिश किया है। वो उसे थैंक यू बोलती है और वो कहता है इट्स फाइन। अब जबकि ये खत्म हो गया है तो उसकी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है और वो जानना चाहती है कि वो क्या है। हाँ, क्या है? वो कहता है ये सिंपल है। जिस आदमी के बारे में उसने आर्टिकल में मेंशन किया था वो चाहता है कि वो उसके बारे में हर एक डिटेल उसे बता दे बिना कुछ भी मिस किए। हाँ ना, अच्छा होगा तुम इस साइको के बारे में बता दो जो लोगों को मार रहा है। डेड पीपल की बात करें तो जमीन पर ढेरों शेरों की लाशें पड़ी हैं। प्रोटैगनिस्ट घूमकर उन सबको मार चुका है। वो सोच रहा है कि कितना टाइम बीत गया। उसे पूरा यकीन है कि कम से कम 100 घंटे तो हो चुके हैं और अब वो पूरी तरह से थकने लगा है। वो लकी है कि आखिरी वालों को मारने के बाद और कुछ सामने नहीं आया और इसके ऊपर लगता है कि अब आगे क्लाइम करने के लिए कोई जगह नहीं बची, तो पक्का यही फाइनल फ्लोर होगा। काफी अच्छा होता अगर एक छोटी सी विंडो पॉपअप होती ये कहते हुए कि उसने सब क्लियर कर लिया है, पर अचानक से वो लाशें डिसॉल्व होने लगती हैं। एनर्जी आपस में मर्ज होती है और ये फ्लोटिंग छोटा सा मुंह फॉर्म करती है, कहते हुए अजीब बात है कि केओस ने काम नहीं किया। क्या ये इंसान है या एक ड्रुइड? अजीब है कि कोई यहां तक पहुंच गया। प्रोटैगनिस्ट उसे स्पिरिट ऑफ केओस के रूप में पहचान लेता है और कहता है अगर तुम बाहर आ गए हो इसका मतलब मैंने ये फिनिश कर लिया है। पर वो चीज अपना मुंह खोलती है और उसके चारों तरफ उड़ते हुए उस पर किसी जोकर की तरह हंसने लगती है। कहती है कि ये फनी है कि उसे सच में लगता है उसने फिनिश कर लिया। टावर का टेस्ट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उस बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही चीजें सच में शुरू होंगी, पर यह बच्चा यहां तक पहुंचने में ही पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है। क्या वो सच में इसे फिनिश कर पाएगा? उसे पता होना चाहिए था कि ये टेस्ट वैसा ही बनाया गया था, तो वो पास नहीं कर सकता क्योंकि बैरियर के ठीक बाद सैकड़ों नहीं हजारों कॉपीज उसका इंतजार कर रही हैं। उसे अभी क्विट कर देना चाहिए। वो इस टावर को कभी फिनिश नहीं कर पाएगा। पर प्रोटैगनिस्ट बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ता रहता है जबकि वो चीज लगातार बोलती रहती है, क्विट कर दे कमीने बच्चे। ये छोटी सी केओस स्पिरिट सच में अनोइंग है, बस चुप ही नहीं होती। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि इस जगह का रिवॉर्ड उस टेस्ट पर डिपेंड करता है जो तुम लेते हो। फायर टेस्ट में तुम्हें फायर स्पिरिट मिलती है और $1 मिलियन अगर तुम्हें पता हो कि विंड टेस्ट में कौन सी स्पिरिट मिलती है।
तो इसको क्या मिलने वाला है? थियरी के हिसाब से स्पिरिट एग्स पहले से ही इंसेनली रेयर होते हैं। किसी भी क्लास के लिए ये एक्सट्रीमली रेयर होगा और एक ऐसा रिवॉर्ड जिससे लोग एनवीड फील करेंगे। पर क्या होगा अगर उसे एक केओस स्पिरिट मिल जाए? वो आगे बढ़ता रहता है, जबकि दूर से वो चीज कहती है कि ये उसका आखिरी चांस है और उसे रिग्रेट होगा। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है, तुमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ऐसी ढेरों हजारों कॉपीज हैं जिनसे मैंने यहाँ फाइट की है। शायद ये हार्ड हो, शायद मैंने अपने सारे पोशंस पहले ही यूज कर लिए हों, पर उन पहली फाइट्स की वजह से मुझे उनके सारे पैटर्न्स याद हो गए हैं और अब ये आसान हो गया है। मुझे इन्हें हराने के लिए किसी पोशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हजारों कॉपीज हैं तो मुझे बस हजारों बार सेम पैटर्न्स को रिपीट करना है। वो स्पिरिट किसी इमोजी की तरह दिखती है और स्माइल करती है, कहती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इडियट इतने रिडिकुलस रीजन के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, पर ये ऐसे ही इडियट्स को एक्चुअली पसंद करती है। जब वो क्रॉस करता है तो खुद को वापस उसी पहली जगह पर पाता है। आपने टावर के टॉप पर असेंड कर लिया है और मिशन कंप्लीट कर लिया है। तो वो चीज बस उसे ट्रोल कर रही थी, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या वो गिव अप करेगा। फिर वो छोटी सी फायर स्पिरिट अपीयर होती है और उसे कंग्रेचुलेट करती है, कहती है कि वो अपने सारे कंपेनियंस के साथ जिंदा है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो सारी बातें कि टेस्ट तो अभी शुरू हुआ है वाली एक झूठ था? स्पिरिट कहती है, हाँ, अगर उसने कियोस की बात मान ली होती और शायद वहां उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया होता तो वो हमेशा के लिए ट्रैप हो गया होता। वो सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि वो आगे बढ़ता रहा। लॉन्डा ऑब्वियसली फ्यूरियस है, पर स्पिरिट उसे अपना हाथ आगे बढ़ाने और अपना रिवॉर्ड लेने को कहती है। एनर्जी मैसेज फॉर्म करती है, आपने टावर ऑफ कियोस कंप्लीट कर लिया है। मैन, ये बच्चा बहुत लालची है। ये सोच रहा है कि अगर इसे बिना किसी सरप्राइज के सिर्फ एक कियोस एग मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसे कुछ बेहतर चाहिए था, पर उसे ठीक वही मिलता है, कियोस स्पिरिट का एक एग। पर वो सरप्राइज लगता है क्योंकि इसमें सेलेस्टियल ट्रेट है। वेट, क्या ये कियोस है और ये सेलेस्टियल भी है? ये अजीब सा मिक्स जिसमें छोटे से एंजल विंग्स हैं, लेटर्स सब स्क्रैम्बल हैं और फिर ये एक्चुअली फेदर की एक बॉल में बदल जाता है। स्पिरिट एग, एक अननोन एग जो सेलेस्टियल रेल्म से गिरा था। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि सेलेस्टियल चीजें वो क्रीचर्स होते हैं जो आसमान में रहते हैं, पर ये उसके ट्रेट से कैसे कनेक्ट होता है? शायद उसके उन सारे पॉइंट्स को खर्च करने का सेलेस्टियल रेस से कुछ लेना देना था। वो स्पिरिट से पूछता है, हे लिटिल ऑर्ब, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? और वो जवाब देती है, इस फैक्ट के अलावा कि ये कोई कॉमन चीज नहीं है मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर यहां तक कि स्पिरिट किंग भी इसमें इंटरेस्टेड लग रहे हैं। स्पिरिट किंग ऑब्वियसली इस दुनिया के सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंसेस में से एक हैं और उन बीइंग्स में से एक जो पेंगिया के रूल्स को गवर्न करते हैं। अगर वो बीइंग इसमें इंटरेस्टेड है तो क्लियरली इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी। वो जानना चाहता है कि ये क्या है, पर अभी ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। वो इसे अपनी इन्वेंट्री में स्टोर करता है और डिसाइड करता है कि वो इसे बाद में हैच करेगा। मिशन नंबर 3, टावर क्लाइंब करना सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। हमेशा की तरह उसके पास कॉन्स्टलेशंस का लक है और रिवॉर्ड्स बूस्ट हो जाते हैं। ये कॉन्स्टलेशन आपके एडवेंचर के लिए ईगर है, अपनी जीप से लिप्स लिक कर रही है और आपको मिलने वाले रिवॉर्ड को इंप्रूव करती है। हाँ, ये कैसे काम करता है? ये किस तरह की अजीब कॉन्स्टलेशन है? प्रोटैगनिस्ट भी थोड़ा कंफ्यूज है, पर ठीक है, अगर कॉन्स्टलेशंस इंटरेस्ट दिखाती हैं तो जो उसे मिलता है वो और बेहतर हो जाता है। बस यही मैटर करता है। पेंगिया में वो भी एक तरह से स्पिरिट्स की तरह हैं। एक प्लेयर के रूप में उनके साथ रिलेशनशिप ना होने पर आपका कुछ नहीं जाता, पर अगर वो आपको फेवर करने लगे तो आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। एक और मैसेज बताता है कि उसके रिवॉर्ड्स कॉन्स्टलेशंस की वजह से ट्रांसेंडेड हो गए हैं और वो लिस्टेड 20 में से कोई 2 चूज कर सकता है। थोड़ी देर बाद इजाबेला और हडसन ने भी अपने टेस्ट फिनिश कर लिए और सामने आते हैं। इजाबेला को उसका स्पिरिट एग मिल गया और हडसन को उसका वाटर एग मिला। क्योंकि स्पिरिट्स की गिनती रैंडम मिलती है और इजाबेला को 2 मिले थे तो वो लोग एक इसको देने का डिसाइड करते हैं। और इसके साथ वो स्माइल करता है जो ऑलमोस्ट एक फोर्स्ड स्माइल जैसी लगती है, पर वो जानता था कि इस फॉरेस्ट की वाइटैलिटी वापस लाने के लिए ये काफी था। रिवॉर्ड के तौर पर वो उस बच्चे को अपना बेस्ट एलिक्सर भी देता है जिसे मंद्रे के नाम से जाना जाता है। 1000 साल पुरानी हर्ब जो फॉरेस्ट की वाइटैलिटी को ऑब्जॉर्ब करती है, पर ये देखने में कोई ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। इजाबेला थोड़ी सरप्राइज होती है कि आइटम उसको रखने को मिल रहा है, क्योंकि वही थी जिसने स्पिरिट हैंडओवर की थी। क्योंकि उसने ये मिशन कंप्लीट किया, अब वो फॉरेस्ट में भी टेलीपोर्ट हो सकता है। फेम रैंकिंग अपडेट होती है और प्रोटैगनिस्ट ग्रेसिया को पीछे छोड़कर वापस रैंक 1 पर आ जाता है। और अब जबकि वो क्वेस्ट नंबर 3 के टॉप पर है, उसे गार्डियन वॉल का प्रिविलेज मिल जाता है। मुझे नहीं पता ये क्या है, क्योंकि अगले सीन में उसे पहले से ही उसकी बीस्ट उठाकर ले जा रही होती है। ओके, अब इसने हमें बताया कि गार्डियन वॉल आपकी बॉडी को तब प्रोटेक्ट करती है जब आप लॉकड आउट होते हैं। प्रोटेक्शन की स्ट्रेंथ गार्डियन वॉल के लेवल पर डिपेंड करती है और एक लेवल 11 की गार्डियन वॉल किसी भी 1 स्टार या उससे लोअर लेवल के अटैक को नलिफाई कर देती है। प्रोटैगनिस्ट को बहुत बड़ी रिलीफ मिलती है कि आखिरकार उसके पास किसी न किसी तरह की सिक्योरिटी है, क्योंकि जब वो रियल लाइफ में होता है तो उसकी पेंगिया वाली बॉडी रिस्क पर होती है और वाइस वर्सा भी, और कम से कम उसे कुछ और घंटे मिल गए और अब वो उस ब्रोकन फ्रैगमेंट में 72 आवर्स पर है। हडसन उसे कॉल करता है और सच में एक स्पिरिट एग पाने के लिए उसका थैंक्स करता है। जैसे ही वो इसे हैच करने के लिए रखेगा वो अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। प्रोटैगनिस्ट कहता है, शायद तुम सच में कर सको। लेवल 9 से 10 तक का रास्ता काफी हार्ड है, पर ऐसी स्पिरिट के साथ तुम्हें कर लेना चाहिए। अब तुम्हें बस एक स्पिरिट इनक्यूबेटर खरीदने की जरूरत है। पर इजाबेला कहती है कि उसे जाने से पहले कहीं रुकना है और पूछती है कि क्या वो साथ चलना चाहता है, और वो मान जाता है। सीन एक छोटे से शहर में चेंज होता है और हडसन फ्रीक आउट कर रहा है, चिल्ला रहा है, माय गॉड ये यहाँ है और मुझे नहीं पता क्यों। प्रोटैगनिस्ट उसे चुप रहने को कहता है और इजाबेला पूछती है कि वो ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि ये मैरिस वाइजर की टेरिटरी में मौजूद नाइट्स गार्डन है और ये वही जगह है जहां हडसन की वाइफ रहती है। हडसन अपनी ही बकवास गाया जा रहा है कि वो यहाँ क्यों आए हैं, कह रहा है कि वो उसे प्रपोज करने के लायक नहीं है। प्रोटैगनिस्ट उसे चुप रहने को कहता है, वो यहाँ इसके लिए नहीं आया है। प्रोटैगनिस्ट को खुद सेरेनिटी से पर्सनल तौर पर मिलना है कुछ मांगने के लिए।
वो बंदा पूछता है क्या, पर तभी प्रोटैगनिस्ट आसपास देखता है और पाता है कि जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी है और हर जगह ढेरों रैट ईटर्स घूम रहे हैं। पर ठीक उधर दूसरी साइड पर हर कोई एक अजीब से वुडन बोर्ड के सामने प्रे कर रहा है। इजाबेला कहती है, डैम, क्या वो प्रे कर रहे हैं? और प्रोटैगनिस्ट जानना चाहता है कि वो नाम किसके हैं। वो कहता है कि उसे नहीं पता वो कौन है, पर उसे पता है कि वो वहां क्यों है। उस जगह पर कार्व किए गए 500 नाम उन नाइट्स के हैं जिन्होंने उस ग्रेट एक्सपीडिशन में उसे फॉलो किया था। उसने कभी रुककर ये नहीं सोचा कि ये वियर्ड था, पर उसे सच में किसी का नाम नहीं पता था और उसने कभी याद रखने की परवाह भी नहीं की। उस एक्सपीडिशन पर कोई भी एक इंपॉर्टेंट एनपीसी नहीं था और भले ही वो उसके लिए लड़े, पर प्रोटैगनिस्ट के लिए ये सब बस एक स्टोरी का हिस्सा लग रहा था। एक बूढ़ी औरत जमीन पीट रही है। विल्हेल्म, तुम कमीनो, मेरे बेटे को वापस करो। प्रोटैगनिस्ट उस औरत को देखता है जो पूरी तरह अपने होश खो चुकी है। पास जाता है और वो वहां चिल्ला रही होती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने ऐसा कैसे किया? वो इतनी दूर जा चुकी है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है और प्रोटैगनिस्ट को बेसिकली उसे कैच करना पड़ता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो उसे किसी रिलीफ स्टेशन ले जाएगा और वो उसे कुछ लोगों के पास ले आता है जो स्ट्रेचर्स पर पूरी तरह एग्जॉस्टेड पेशेंट्स की देखभाल कर रहे थे। हडसन कमेंट करता है कि जगह पेशेंट से भरी हुई है। या एक्चुअली बात ये नहीं है कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, बात यह है कि पेशेंट्स का ध्यान रखने के लिए यहाँ इनफ लोग ही नहीं बचे हैं। यहाँ पक्का कुछ तो गड़बड़ है या फिर जो कोई भी इस जगह को चला रहा है उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। फिर वहां वो बोलकर बालों वाला बंदा सामने आता है, हे, मेरी बहन जो बेहोश हो गई थी उसे यहाँ लाने के लिए थैंक्स। या तुम लोग सच में बहुत अच्छे इंसान हो। वो पूरा शाइनी और चीयरफुल लग रहा है। सीधा हडसन के फेस के बिल्कुल पास आ जाता है और हडसन सोच रहा है कि ये थोड़ा अजीब है। और वो लौंडा बोलता है, हमारे केयर स्टेशन को चलाते रहने के लिए हमें डोनेशंस की जरूरत है, क्या आप 50 गोल्ड दे सकते हैं? प्रोटैगनिस्ट कहता है, रुको जरा, ट्विन गॉडेसेस और चर्च की बैकिंग वाले एक ऐसे स्टेशन को सिटी ट्रेजरी से फंडिंग मिलनी चाहिए। और वैसे भी क्या पर्सनल डोनेशंस लेना मना नहीं है? उसे नहीं पता कि क्या ये बंदा स्टील करने की कोशिश कर रहा है या चल क्या रहा है, पर वो बंदा साइड में देखते हुए कहता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। प्रीस्ट एंड्रू ने कहा था कि अब से वो इस जगह को चलाए रखने के लिए प्रेयर्स एक्सेप्ट करेंगे। प्रोटैगनिस्ट कहता है, नो वे, वो एंड्रू को जानता है और वो ऐसा इंसान नहीं है जो इस तरह का कोई काम करेगा। वो पैंगिया की ट्विन गॉडेसेस को सर्व करने वाला एक हाई रैंकिंग प्रीस्ट है। वो एक ऐसा एनपीसी है जो लॉजिकली तुम्हें ढेरों क्वेस्ट देता है ताकि तुम ऑनर बढ़ा सको। तो इस बंदे से ये सुनना कि एंड्रू अब सीक्रेटली डोनेशंस ले रहा है सच में बहुत अजीब है। ये जगह टूट रही है, ये रैट ईटर्स से भरी पड़ी है और ये बंदा ऐसे एक्ट कर रहा है। इस शहर को आखिर हो क्या गया है? वेल, तुम्हारी एक्सपीडिशन पर 500 लोग मारे गए थे मेरे भाई, यही हुआ था। शहर में 1000 लोगों की आबादी है और तुमने आधे लोगों को मार दिया। फिर तुम कहते हो, हाँ, ये शहर कितना अबैंडन लग रहा है। सीन कट होता है एक मैंशन पर। टेबल पर विस्की की बड़ी बोतलें रखी हैं। वो शख्स एक बड़ा सा घूंट लेता है और बोतल को दीवार पर दे मारता है। बटलर अपने मालिक से रुकने की भीख मांग रहा है, पर वो चबी गाय उसे चुप रहने और बाकी बची हुई अल्कोहल लाने को कहता है। वो राल टपकाता हुआ लाउड माउथ मैरिस वाइजर है। क्योंकि वो बियर्ड वाला एक अजीब सा बूढ़ा आदमी है, मुझे पहले से पता है कि प्रोटैगनिस्ट इसे अपने पाले में करने के लिए सब कुछ करेगा। वापस प्रोटैगनिस्ट पर आते हैं। वो कह रहा है, मैं अभी के अभी खुद एंड्रू से मिलना चाहता हूँ। वो बंदा कहता है कि ये मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे बात करने का वेट कर रहे हैं, पर हमारा लौंडा हडसन को बुलाता है और गोल्ड का एक बैग निकालता है, कहते हुए कि उनके पास इस जगह के लिए 50,000 कॉइन्स का डोनेशन है और अगर वो उन्हें अभी उनसे मिलवाने ले चलें तो शायद ये अमाउंट डबल हो जाए। बाहर हर कोई उस बच्चे को चिल्लाते हुए सुनता है कि वो उनसे अभी मिलने वाले हैं। एक और बूढ़ा आदमी हमारे लड़के को विन ओवर करने के लिए उसे बैठने को कहता है। इट्स फाइन, उसने सुना बच्चे ने बहुत बड़ा डोनेशन दिया है, ये डोनेशन सच में बहुत बड़ी हेल्प है। प्रोटैगनिस्ट ताना मारते हुए कहता है, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था, मैंने सुना है कि आप पर डोनेशन सिर्फ 50 कॉइन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगा आपको बहुत जरूरत होगी। एंड्रू पूछता है, बच्चे क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि मैं एक ऐसा बूढ़ा प्रीस्ट हूं जिसे पैसों की फिक्र लगती है? अगर ऐसी बात है तो तुम ठीक हो और मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। पर प्रोटैगनिस्ट कहता है, नहीं, वो बस क्यूरियस है कि चीजें इस तरह क्यों चल रही हैं, केयर स्टेशन पैसों के लिए इतना डेस्परेट क्यों है। एंड्रू कहता है कि उसने सुना प्रोटैगनिस्ट ही सिस्टम ए को यहाँ लाया जब वो बेहोश हो गई थी। वो इस बात का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि उनका बेटा ग्रेट एक्सपीडिशन में शामिल हुआ और कभी लौट कर नहीं आया। तब से वो हर दिन उसी दर्द के साथ जी रही हैं, ये कहते हुए कि ये उनकी गलती थी और उन्हें अपने बेटे को रोकना चाहिए था, पर वो नहीं रोक पाई और उनकी तरह ढेरों दूसरे दोस्तों और भाइयों ने अपने परिवार वालों को खो दिया था। काउंटलेस नाइट्स मारे गए क्योंकि हर कोई विल्हेल्म की इज्जत करता था और उन्होंने पूरी तरह खुद को उसके हवाले कर दिया था, पर कोई लौट कर नहीं आया। उन सारी लॉसेज और वॉर के कॉस्ट की वजह से जो शहर कभी प्रॉस्परस हुआ करता था वो अब कोलैप्स हो रहा है। और इसके ऊपर असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब सेरेनिटी वापस आई। माय गॉड, वो अपने दोनों पैर गंवाकर वापस आई। हर किसी ने उसे हील करने की कोशिश की पर किसी चीज ने काम नहीं किया। लॉर्ड हर तरह के एलिक्सर्स ढूंढते रहे हैं पर वो भी फेल हो गया और इसकी वजह से उनकी फाइनेंसेस जो पहले से खराब थीं वो और भी बदतर हो गईं। बात यहां तक पहुंच गई कि लॉर्ड हर तरह का लोन लेने लगे और अब वो सब भी खत्म हो गया है। वो एक टूटा हुआ शराबी बन गए हैं। तो ऑब्वियसली चर्च को सिटी की तरफ से मिलने वाली सब्सिडीज भी गायब हो गईं। इसी वजह से उन्हें अपने प्राइड को निगलना पड़ा और डोनेशंस मांगना शुरू करना पड़ा। उनके पास अब ना इनफ स्टाफ बचा है, ना ही बेड्स या रिसोर्सेज। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज होकर पूछता है, वेट, सेरेनिटी कोलैप्स कर गई थी, क्या ये फिजिकल है? आखिर एग्जैक्ट हुआ क्या था? एंड्रू कहता है, अगर ये वैसी कोई चीज होती तो वो लोग बहुत पहले ही इसका इलाज कर चुके होते। ऐसा लगता है कि एक्चुअली उस पर कोई कर्स है, पर ये एक ऐसी चीज है जिसे वो खुद एक प्रीस्ट भी नहीं हटा सकता। प्रोटैगनिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। उसने ऑलरेडी इजाबेला का कर्स हटाया है। फॉर एग्जाम्पल, वो एंड्रू को उसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू कहता है
और बताता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा है। एंड्रू उससे कहता है, हे रुको बेटा, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि लॉर्ड तुमसे मिलेंगे, कुछ दिन वेट करो और जो डोनेशन तुमने दिया है उसकी मदद से मैं मीटिंग शेड्यूल करवा दूंगा। पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो वरी ना करे, वो अकेले ही इसका बंदोबस्त कर सकता है और वैसे भी डोनेशन पहले ही पे किया जा चुका है। फिर अचानक उन्हें एक कमोशन सुनाई देता है और कोई लॉर्ड को बुलाते हुए दरवाजा खोलता है। ये जानना चाहता है कि वो डोनेशन किसने दिया था। प्रोटैगनिस्ट तुरंत कहता है, मैंने आपसे कहा था ना, एक बार मैंने वो पैसे डोनेट किए तो वो लोग यहाँ शो अप कर जाएंगे। वो पहले ही बाहर निकलने लगता है, जबकि एंड्रू कहता है कि जो भी हो वो इस बच्चे की मदद के लिए ग्रेटफुल है। हमारा लड़का कहता है, पैसों से फर्क नहीं पड़ता, और एंड्रू कहता है, नहीं, मैं सिस्टम ए की हेल्प करने के लिए तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूँ। फिर वो स्माइल करता है और कहता है, एंड्रू को देखना हमेशा अच्छा लगता है। वो बूढ़ा प्रीस्ट वहां खड़ा यही सोच रहा है, हमेशा अच्छा लगता है। इसका क्या मतलब है? क्या इस बच्चे ने मुझे पहले देखा है? सीन कैसल पर कट होता है। प्रोटैगनिस्ट और उसके दोस्त दरवाजे पर है, जबकि वो अंदर लॉर्ड से बात कर रहा है। पता नहीं कैसे उस बूढ़े का नशा उतर गया, क्योंकि एक सेकंड पहले वो वेस्टेड था और अब बिल्कुल शांत है, बस इस बच्चे को देख रहा है। जानना चाहता है कि क्या यही वो लौंडा है जिसने चर्च में एक अब्सर्ड अमाउंट डोनेट किया था। क्या ये कोई ट्रैवलिंग मर्चेंट है? पर इसको देखकर लग नहीं रहा कि ये अपने साथ कुछ ज्यादा सामान लेकर चलता है। कुछ अजीब बात है। फिर वो कहता है, बच्चे, इस सडन इन्विटेशन के लिए सॉरी, पर मैं इस शहर का लॉर्ड वाइजर हूं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये इंसान बाहर की तुलना में बहुत बदल गया है। स्टोरी में ये मैरिस एक नाइट है जिसने अपनी यूथ में अपनी स्किल की वजह से बड़ा नाम कमाया था। उसकी बेटी सेरेनेटी फॉर एग्जांपल उसकी मदद से एक 1 स्टार ट्रांसेंडेंटल बनी थी जब वो विल्हेल्म के साथ था। वो यहां तक कि कॉन्टिनेंट के टॉप पर भी पहुंच गई थी। इसी की वजह से हाउस वाइजर स्टेबलाइज हुआ और रीजन के सबसे पावरफुल हाउसेज में से एक बन गया। और ग्रेटिट्यूड के एक एक्ट के तौर पर इस आदमी ने उसे लॉयल्टी की कसम खाई थी। और अब प्रोटैगनिस्ट को यह पता लगाना होगा कि इस आदमी के अंदर जो टूटा है, क्या वो सिर्फ इसका अपीयरेंस है या इसका दिल भी जा चुका है। वाइजर कहता है, वेल, तुम्हें शायद पता ही होगा कि मैंने तुम्हें क्यों इन्वाइट किया है। ये शहर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, इसलिए मैं दोनों के फायदे के लिए एक प्रपोजल देना चाहता हूं। पर प्रोटैगनिस्ट उसकी बात काट देता है और सीधा कहता है, मैं सेरेनिटी को क्योर करने वाला हूं। एक और जोकर मोमेंट जहां वो सोच रहा था कि वो गलत है। लगता है ये बच्चा बस कोई अमीर जवान लड़का नहीं है, ये जरूर कोई ऐसा है जिसने पूरे कॉन्टिनेंट में फैले रूमर्स सुने होंगे। अगर तुम मार्कीज की बेटी का नाम लोगे तो वो तुम्हारे हाथों में पैसे फेंक देगा। तो वो कहता है, ठीक है, फिर तुम्हें क्या लगता है मैं उसे क्योर करने के लिए तुम्हें कितना पे करूंगा? 300,000? 500,000? ये पूरी टेरिटोरी? उसका दिमाग खराब हो रहा है। वो टेबल पर जोर से हाथ मारता है, कहता है कि वो लोगों के इस तरह उसके साथ खेलने से तंग आ चुका है। वो और क्या दे दे जब तक कि वो सब सेटिस्फाई ना हो जाए। वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस बच्चे की आंखें निकाल दो और इसको बाहर फेंक दो। प्रोटैगनिस्ट कहता है, पूरी बात सुनो, क्योंकि मैं पैसे नहीं मांग रहा हूं। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, पर मेरे पास उसे क्योर करने का एक चांस है। वाइजर कहता है, ये एक इंटरेस्टिंग नया अटेम्प्ट है, पर चलो मान लेते हैं कि ये कर सकता है। पर आखिर क्यों कोई ऐसा इंसान जिसे उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा बिना पैसे लिए उसकी बेटी को क्योर करने आएगा? प्रोटैगनिस्ट बस इतना कहता है कि वो यहाँ अपना एक उधार चुकाने और साथ ही कुछ कलेक्ट करने आया है। वाइजर पूछता है कि वो क्या बकवास कर रहा है, और तभी रैंडोल्फ खुद को विल्हेल्म का सक्सेसर बताता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि उसे अभी के अभी सेरेनिटी के पास ले चलो, क्योंकि उसे कुछ पूछना है और इसके बदले में वो उसे क्योर कर देगा, क्योंकि उसने उसके मास्टर के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था। पर उसका बाप ठीक नहीं है। वो किसी पागल की तरह फिर से हंसने लगता है, कहता है कि पूरा कॉन्टिनेंट ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो खुद को विल्हेल्म का सक्सेसर बताते हैं, और लगता है उन्हीं में से एक यहाँ आ गया है जो कि उस इंसान से भी ज्यादा बदतर है जो सिर्फ उसके पैसे चुराना चाहता था। अब वो उन्हें ऑर्डर देता है कि ना सिर्फ इसको बल्कि बाहर वेट कर रहे उन दोनों को भी मार दो। एक गार्ड प्रोटैगनिस्ट को काटने के लिए आगे आता है और प्रोटैगनिस्ट सिर्फ अपने मग का यूज करके उसको ब्लॉक कर लेता है। उस बंदे के हाथ पर जोर से मारता है जिससे उसकी स्वॉर्ड छूटकर गिर जाती है। फिर वो कहता है, ठीक है, मैं प्रूव करूंगा कि मैं विल्हेल्म का सक्सेसर हूं। अगले चैप्टर में बाप अरीना के बीच में इस बच्चे को घूर रहा है। हडसन कंफ्यूज है, अचानक से बिना किसी बात के ये ड्यूल क्यों हो रहा है। इज़ाबेला बस इतना कहती है, मुझे अब इन सब की आदत होने लगी है। हर चीज हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है। किसको पता ये सब आखिर हुआ कैसे। प्रोटैगनिस्ट एक ऐसे बंदे को फेस कर रहा है जो फुल गियर में है और जिसके पास एक हाई प्रीस्ट की ब्लेसिंग है। वो लोग क्लियरली इस बात को सीरियसली ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। वो बंदा पूछता है, बच्चे, क्या तुम सच में किंग ऑफ नाइट्स के सक्सेसर हो? अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो बेहतर होगा तुम अभी कन्फेस कर लो और अपनी जान गंवाने से पहले माफी मांग लो। पर रैंडोल्फ उसे बकवास बंद करने को कहता है और कहता है कि बस वो वादा निभाना कि तुम लोग मेरी आइडेंटिटी हाइड रखोगे। तुरंत ही वो बंदा अटैक करता है, कहते हुए, ठीक है, तो अब वो उस शख्स की स्किल्स देखेंगे जो खुद को सक्सेसर किंग होने का दावा करता है। प्रोटैगनिस्ट साइड में देखता है, ये रियलाइज करते हुए कि ये बंदा एक्चुअली में बहुत फास्ट है। अटैक उसके पास से स्लाइस करता हुआ निकल जाता है। वो पीछे हटता है और अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करने के लिए जाता है, कहते हुए कि ये शर्म की बात है कि एक्सपेडिशन की वजह से ज्यादातर हाई रैंकिंग नाइट्स मारे गए। ऑफ कोर्स प्रोटैगनिस्ट के पास जो गियर है उसके होते हुए भी वो इस बंदे को हल्के में नहीं ले सकता, खासकर इसलिए क्योंकि ये बंदा अभी भी उससे एक लेवल ऊपर है। फिर वो बंदा एक वर्टिकल स्लैश मारता है। हमारा लड़का स्माइल करता है और उसके नीचे से स्लिप कर जाता है। जैसे ही स्वॉर्ड नीचे आती है वो उस बंदे के हाथ पर हेडबट मारता है। डैम, ये स्वॉर्ड काफी शार्प लग रही है, ये उसकी स्कल को चीर सकती थी। और मैंने ये बोला ही था कि अगले पैनल में वो एक्चुअली में उसे चीर देती है। वो बंदा कहता है कि ये बच्चा फ्रॉड तो है ही, पर साथ में एक पागल भी है। दूर से एक नाइट लॉर्ड से कहता है, बच्चा काफी ठीक लग रहा है। पर वाइजर कहता है, चीप ट्रिक से जीतने का कोई चांस नहीं है। उसने अनगिनत इडियट्स को ऐसे ही घूमते देखा है जो खुद को सक्सेसर किंग बताते हैं, बस विल्हेल्म की रेपुटेशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
पर वो स्वर्ड्समैनशिप कॉपी करना इतना आसान नहीं था। उसने जिसने उस टेक्निक को अनगिनत बार आमने सामने देखा है वो जानता है कि विल्हेम की टेक्निक ह्यूमन एबिलिटी से परे थी। कोई चांस ही नहीं कि ये बच्चा प्रूव कर सके कि वो उसका सक्सेसर है। वो बंदा प्रेशर बनाए रखता है, कहता है कि वो मानता है ये बच्चा बाकी फेक से अलग है, पर अभी भी वक्त है कि वो सच मान ले और कह दे कि वो रियल वाला नहीं है। प्रोटैगनिस्ट कहता है तुम एक लेवल 3 वाले बंदे से लड़ने के लिए फुल गियर में हो और फिर भी इतने टफ एक्ट कर रहे हो। वो बंदा जवाब देता है कि उसने ये बस इसलिए पहना है क्योंकि लॉर्ड ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो बिल्कुल न रुके। फिर बूम, उसके ठीक बाद चिन पर एक किक। अब प्रोटैगनिस्ट रिवर्स ग्रिप निकालता है, कहते हुए कि अब वो दिखाएगा कि उसके आइटम्स क्या कर सकते हैं। वो बंदा सरप्राइज और कंफ्यूज लग रहा है। फिर एक छोटी स्वॉर्ड हवा में उड़ती हुई जाती है और जमीन पर गिरती है। यहाँ हमारे लड़के ने अपनी स्वॉर्ड फेंक दी और एक्सट्रीम स्टील स्वॉर्ड इक्विप कर ली। एक्चुअली उसने एक साथ 2 इक्विप की हैं। वो बिल्कुल खिरेतो स्टाइल ड्यूअल व्हील्ड फेंसिंग पुल ऑफ करने वाला है। वाइजर वहां बैठा ये समझ नहीं पा रहा कि इस बच्चे को ये स्वॉर्ड आखिर मिली कहां से, और अब प्रोटैगनिस्ट अपना प्रेशर डालना शुरू करता है। उस बंदे को रियलाइज होता है कि ये अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। बच्चा अपेरेंटली स्पीड से जीतने की कोशिश कर रहा था, पर हर हिट उस आर्मर से टकराकर बाउंस ऑफ हो रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा। ये ऐसा है जैसे कोई इडियट पहाड़ को काटने की कोशिश कर रहा हो। इस बच्चे को कम से कम एक 2-हैंडेड स्वॉर्ड यूज करनी चाहिए थी, तब शायद वो कुछ डैमेज कर पाता। अभी वो बस स्क्रैचेस छोड़ रहा है और कुछ नहीं। और जैसे ही वो ये बोलता है, प्रोटैगनिस्ट घूमता है और सीधा उसकी चेस्ट पर एक व्हर्लविंड स्ट्राइक दे मारता है। वो बंदा थोड़ा सा खून थूकता है। प्रोटैगनिस्ट एक और पकड़ लेता है। भाई ये इन्हें निकाल कहां से रहा है? उसने वही स्वॉर्ड उठा ली जो उसने जमीन पर फेंकी थी, और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। पर हमारा लड़का एक ऑरा बिल्ड कर रहा है, कहते हुए कि अब वो दिखाएगा कि टाइटल किंग ऑफ नाइट्स का असली मतलब क्या होता है। सीन कट होता है और वो बस उसे घूर रहा है। तुम्हें वो मोमेंट याद है जब उसने वो स्पिरिट ट्रायल खत्म किया था और उसे 20 में से 2 आइटम्स पिक करने थे? वहां ढेरों ऑप्शंस थे, डीमन स्लेयर स्वॉर्ड, एक्सट्रीम स्टील हेल्म, डिस्ट्रक्टिव ग्लव्स, और उस एक्सट्रीम स्टील स्वॉर्ड में एक एक्सपी बोनस था। ये एक ऐसा आइटम था जिसके स्टैट्स इतने इंप्रेसिव नहीं थे, पर इसके सेट बोनस ने आग लगा दी। क्योंकि उसके आर्मर पर पहले से मिकेला का बोनस था, तो एक और डबल बोनस स्टैक करना और भी बढ़िया होता, और वही उसने पिक किया। उनमें से 2 सेम स्वॉर्ड की 2 कॉपीज। जिस सेकंड उसने इसे इक्विप किया, उस स्वॉर्ड ने बहुत सारी वेपन और ब्लेड मास्टरी को बूस्ट करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर सक्सेसर ऑफ द स्टार्स पिछले सक्सेसर की मेमोरीज को रीड कर सकता था। एक बार जब उसने ब्लेड मास्टरी लेवल 10 हिट किया, तो वो उस प्रीवियस विल्डर की मेमोरीज को रीड कर सकता था, और तभी सिस्टम बताता है कि वो किंग विल्हेम की स्वॉर्ड्समैनशिप का एक हिस्सा रिक्रिएट कर रहा है। वेट, पर ये किंग विल्हेम का ही तो है ना? तो या उसने इस बच्चे की इतनी मदद तो नहीं की? फिर भी वो वहां उस नाइट पर पूरा प्रेशर डाल रहा है, और अब वो नाइट कंफ्यूज है। वो अपनी नेक के ठीक बीच में एक और हिट खाता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि ये आखिर किस तरह का इम्पॉसिबल फाइटिंग स्टाइल है। फाइट की पेस शिफ्ट हो चुकी थी और उसे इसको जल्दी रोकना था, पर कैसे? उसे सिर्फ एंडलेस फ्लैशेस का एक तूफान दिख रहा है। अगर वो खुद को टर्टल अप करने की कोशिश करता है तो ये बच्चा इतनी तेजी से अटैक करता है, उसे आखिरकार एक ओपनिंग मिल जाती है। पर अगर वो ऑफेंसिव जाने की कोशिश करता है तो बच्चा अपनी दोनों ब्लेड्स एक ही हाथ से पकड़ लेता है और सीधा उसकी चेस्ट पे वार करता है। उसका बैलेंस पूरी तरह बिगाड़ देता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि इस तरह की कोई टेक्निक एग्जिस्ट कैसे करती है, और अब वो पूरी तरह से इस बच्चे के कंट्रोल में है। प्योर ऑरा फॉर्मेशन। स्टोरी के अकॉर्डिंग उस मोमेंट में हडसन, इजाबेला और यहां तक कि वाइजर भी बेसिकली एक ट्रांस में थे। वो लोग उस नाइट की मूवमेंट से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। यहां तक कि जो बंदा प्रोटैगनिस्ट से लड़ रहा था वो भी फोकस नहीं कर पा रहा था। वो किंग विल्हेम की रियल स्वॉर्ड्समैनशिप थी, वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग अटैक। वो नाइट इतनी बुरी तरह पैनिक हो जाता है कि वो अपनी स्वॉर्ड जमीन पर गिरा देता है। नेक पर एक क्विक स्लाइस। वो अपनी हार मान लेता है और नीचे गिर जाता है। मुझे ऑनेस्टली लगा था कि प्रोटैगनिस्ट उसे बिना सोचे समझे जान से मार देगा। वो बहुत ब्रूटल होता। फिर वो तुरंत वाइजर से पूछता है कि क्या उसे और कुछ दिखाने की जरूरत है। वाइजर स्पीचलेस है और बस इतना कहता है कि ये ठीक है, अब से उसको पूरी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा। वो वाकई में वेनरेबल नाइट किंग था। अगले चैप्टर में हम आखिरकार सेरेनिटी को देखते हैं और वो बेड पर पूरी तरह तबाह हालत में है। वाइजर पहले ही फिर से चबी हो चुका है। एक सेकंड पहले वो पतला लग रहा था और अब वो वहां कह रहा है कि उसने सब कुछ ट्राई कर लिया। हर वो एलिक्सर जिसके बारे में कहा गया था कि वो काम करेगा, किसी ने काम नहीं किया। उन्होंने प्रीस्ट को बुलाया, पर सबने वार्न किया कि ये जो भी कर्स है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। प्रोटैगनिस्ट एक नजर देखता है और अपना ग्रेट सेज ट्रेट एक्टिवेट करता है, और इंस्टेंटली उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो डीमन किंग के कर्स के असर में है। अब ये सेंस बनाता है कि क्यों एम्परर का एक प्रीस्ट भी कुछ नहीं कर पाया। इकलौता चांस सिर्फ एक एक्सोर्सिज्म था, पर होली एनर्जी के बजाय ये स्टार माना यूज करता है। वाइजर पूछता है कि क्या ये बच्चा उसे हील कर सकता है। वो कहता है इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो भी गारंटीड नहीं है। तो ये उनका इकलौता शॉट है। वो ग्लो करना शुरू करती है। उसके माथे पर स्टार माना इकट्ठा हो रहा है। वाइजर इस अजीब एनर्जी को फील कर सकता है, जबकि डैम प्रोटैगनिस्ट को एक्चुअली अपनी खुद की स्टार एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, और सिस्टम वार्न्स करता है कि उसके पास डीमन किंग का कर्स तोड़ने के लिए इनफ माना नहीं है। ओके, पर कम से कम वो लिमिटेड टाइम के लिए इस कर्स को दबाने में कामयाब रहा। इसे वापस लाना सच में बहुत हार्ड है। वो अपनी आंखें खोलने लगती है, पूछती है कि वो कहाँ है। वाइजर तुरंत फ्रीक आउट हो जाता है और उससे चिपक जाता है, पूछता है कि क्या वो सच में उठ गई है। वो अपना सिर घुमाती है, जो कि बेसिकली एक स्केलेटन बन चुका है, जबकि वो पूछता है कि क्या उसे याद है कि वो कौन है। वो कहती है हडसन, और बाप कहता है या हडसन। पर फिर वो अचानक पूछती है कि हडसन कौन है। तो या उसने अपने डैड को देखा और कहा हडसन, क्योंकि उसने उसे उसके पीछे खड़ा देख लिया था। और उसका बाप ही फ्रीक आउट हो जाता है, कहता है कि उसे बहुत लंबा वक्त लग गया। सेरेनिटी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर स्टोरी हडसन पर चली जाती है।
जिस पल उसने डिसाइड किया था कि वो उसे प्रपोज करेगा, उसने खुद को पैसे कमाने में डेडिकेट कर दिया था। वो उसकी हर जरूरत की चीज बनना चाहता था। अगर वो अपने पैर खो देती तो वो उसके पैर बनता जिन्हें उसकी जरूरत थी। उसके लिए जब तक वो जिंदा थी वो हमेशा उसका ख्याल रखता। हडसन का मानना था कि अगर वो गिव अप नहीं करेगा तो अपॉर्चुनिटी आएगी, पर यह बिलीफ उसके एरोगेंस और ग्रीड के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा के लिए नहीं रहती। सेरेनिटी की बॉडी अपनी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी खो रही थी। उसका चेहरा सिवाय हड्डियों के कुछ नहीं बचा था। उसके हाथ बेजान पड़ गए थे। वो बेसिकली किसी सड़ी हुई टहनी जैसी हो गई थी। और हडसन को रियलाइज हुआ कि अगर वो स्टार बेरर थोड़ी देर से आया होता तो वो उसे दोबारा कभी देख नहीं पाता। वो लेट आने के लिए माफी मांग रहा है, जबकि उसके फादर का रिएक्शन है, व्हाट द हेल, तुम हो कौन, तुम माफी किस बात की मांग रहे हो। वो उस पर भड़कने ही वाला होता है, पर प्रोटैगनिस्ट कहता है, हे सब लोग काम डाउन, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, कर्स अभी पूरी तरह गया नहीं है। वाइजर को तुरंत बात समझ आ जाती है, वेट, तुम्हारा मतलब है वो फिर से बेहोश हो सकती है। और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ आज ही अपनी आंखें खुली रख पाएगी। इस कर्स को पूरी तरह तोड़ने के लिए मुझे एक और स्टार ढूंढना होगा। उसे अपनी क्लास रैंक रेस करनी होगी ताकि उसे और स्टार एनर्जी मिल सके। और ऐसा करने के लिए या तो वो लेवल अप कर सकता है या बचे हुए 3 स्टार्स ढूंढ सकता है। सबसे बेस्ट मूव होगा कि वो उन 5 स्टार्स को ढूंढे जो खुद विल्हेम ने मरते वक्त खो दिए थे, क्योंकि उसके पास वो क्लास इफेक्ट है जो उसे पिछले इंसान की मेमोरीज रीड करने देता है। और उससे मदद मिलनी चाहिए, और अगर किसी और को उनमें से एक स्टार पहले मिल गया तो शायद वो बाकी की मेमोरीज कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। 1 मिनट रुको, तो उसको विल्हेम की मेमोरीज रिकवर करने के लिए स्टार्स की जरूरत है। उसे पहले ही 1 मिल चुका है, तो कम से कम अब 4 ही बचे हैं। और वो चाहता है कि सेरेनिटी उसे बताए कि वो मरा कैसे था। पर क्या उसे याद नहीं है? क्या वही वो कैरेक्टर नहीं था? मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। खैर छोड़ो, वो सबको रूम से बाहर जाने को कहता है क्योंकि उसे सेरेनिटी से अकेले में बात करनी है। बाहर वाइजर हडसन को बुलाता है। ये जानना चाहता है कि ये चुपके से सेरेनिटी को प्रपोज करने का आखिर चक्कर क्या है। हडसन माफी मांगता है, कहता है कि उसने सामने आने में वाकई बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया। फिर वाइजर कहता है कि जो भी हो वो ग्रेटफुल है कि हडसन उसके लिए इतनी दूर तक गया, पर फिर भी क्या इसका मतलब अब से उसे उससे मिलने नहीं दिया जाएगा? ये तो पागलपन है। हडसन ही तो है जो प्रोटैगनिस्ट को यहां लाया था। मेरा मतलब टेक्निकली यही तो हुआ था, तो उसको थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ यार। हडसन वहां उस कमजोर लड़की के लिए लड़ रहा है। कह रहा है कि वो जानता है वो उसे डिजर्व नहीं करता, पर वो एक ऐसा आदमी बनेगा जो। तभी वाइजर उसकी बात बीच में काट देता है और कहता है कि वो उसे इसलिए पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं है। उस बिग एक्सपीडिशन ने उनकी फॉर्चून बर्बाद कर दी। नाइट्स को रिस्टोर करने और सेरेनिटी का इलाज करने में बेहिसाब पैसा लग गया। आखिर में जब टेरिटरी के फंड्स खत्म हो गए तो उन्होंने हर हाउस से मदद मांगनी शुरू कर दी। जब ऐसा हुआ तो ड्यूक ऑफ हाउस सैंड्स उसके पास आया, एक ऐसा शख्स जो इतना पावरफुल है कि किसी किंग को भी टक्कर दे दे। उसने एक अजीब सी कंडीशन के साथ एक अब्सर्ड अमाउंट भिजवाया, सेरेनिटी को उसके पास भेजना होगा। तो बेसिकली उस बाप ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे बेच दिया। और अब मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं, क्योंकि बाप इस बात से टेरिफाइड था कि वो शायद कभी नहीं उठेगी। उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और 1 महीने में उसे उस हाउस भेजा जाएगा। टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक अनअवॉइडेबल डिसीजन था जो उसे लेना ही पड़ा। तो अच्छा होगा हडसन भी उसे भूल जाए। वहीं दूसरी तरफ अंदर सेरेनिटी प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि वो कौन है। वो कहता है कि वो नाइट विल्हेम का सक्सेसर है और वो यहाँ विल्हेम के आखिरी पलों की खबर लेकर आया है। सेरेनिटी उसे झूठ बोलना बंद करने को कहती है। विल्हेम का कोई सक्सेसर नहीं है। प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है कि उसकी पास्ट लाइफ में विल्हेम की रेपुटेशन इतनी लेजेंडरी थी कि किसी के लिए भी इस बात पर यकीन करना हार्ड है। तो वो कहता है, जिस दिन तुमने उस स्टार को फेस किया था तुम इस बात से डरी हुई थी कि अगर तुमने उसे अब्सॉर्ब कर लिया और ट्रांसेंड कर गई तो तुम सेरेनिटी नहीं रहोगी। बेचारी लड़की बस एक टेरिफाइड स्केलेटन बनकर रह गई है। वो कहता है कि उस वक्त वो अपने अंदर की उस एंजाइटी को समझ नहीं पा रही थी, पर अब क्लियरली सोचने पर उसे शायद रियलाइज हो गया होगा कि वो सच में किस बात से डर रही थी, उस प्यार को खोने से जो वो हडसन के लिए करती थी। ऑफ कोर्स वो कहती है कि ये बात सिर्फ उसे और विल्हेम को ही पता होनी चाहिए थी, तो इसे कैसे पता? फिर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वही वो दिन था जब मैंने तुम्हें एनकरेजमेंट वाले शब्द कहे थे। उसे याद आता है कि वो चिल्ला रहा था, सेरेनिटी जल्दी करो, तुम एक छोटी सी बकरी हो, नाटक बंद करो। और फिर उसने उसे किक मारी और वो उड़ती हुई चली गई। फिर वो सोचने लगती है कि ये सिर्फ सक्सेसर नहीं है, और अपनी आंखों में आंसू लिए वो पूछती है कि क्या वो विल्हेम है, और प्रोटैगनिस्ट रिवील करता है, या मैं दिखने में अलग लग रहा हूं। कुछ अजीब चीजें हुई थीं, पर हाँ ये मैं ही हूं अपैरेंटली। क्योंकि प्रोटैगनिस्ट एक प्लेयर था, उसे उनकी कॉन्वर्सेशन एग्जैक्ट याद नहीं है। उसने बस 26 इमोजी स्पैम किए थे और उसको लात मारी थी ताकि वो जल्दी चली जाए। पर उन मेमोरीज का शुक्रिया जो उसे मिल रही है वो उस सीन को विविडली याद कर सकता है, और याद आता है कि वो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। खैर जो भी हो, वो एक्शंस और वो एनकरेजमेंट एक्चुअली उसके खुद के नहीं थे। वो ऐसे एक्शंस थे जो उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते थे जो उसने क्रिएट किया था। क्या मैस है यार ये। वो कहती है कि वो बंदा आम लोगों से ऐसे ओपनली बात करने वालों में से नहीं था। तो ना सिर्फ उसने अपना अपीयरेंस बदल लिया, बल्कि वो एक पापी भी बन गया। वो कहता है कि वो बस इस बात के लिए ग्रेटफुल है कि वो उस पर यकीन करती है। और हाँ, बेसिकली बस इतनी सी ही बात है। वो उसे वार्न करती है कि उसे हंटर्स से बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, वही लोग जो प्लेयर्स को मारते घूमते हैं। समझ गया, मरने के बाद भी मेमोरीज याद रखने वाले प्लेयर्स सिनर्स होते हैं, और जिन एनपीसीज को हंटर्स बुलाया जाता है वो उनसे किसी भी और टाइप से ज्यादा नफरत करते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि कुछ ऐसा है जो वो अपने फाइनल मोमेंट्स के बारे में पूछना चाहता है। उस दिन उसे पूरा यकीन है कि उसने डीमन किंग को मार दिया था। उसने पाथ ऑफ लाइट यूज करके ठीक उस क्रीचर के कोर में से क्रॉस कर दिया था और उसकी बॉडी कोलैप्स होने लगी थी, पर बिल्कुल आखिरी पल में अचानक सब कुछ रुक गया। वहीं पर उसका कॉन्शियसनेस कट ऑफ हो गया और गेम एंड हो गया। ये बहुत ज्यादा अब्रप्ट था, इसलिए वो सच जानना चाहता है, उसके मरने के पीछे एक्चुअली में हुआ क्या था।
अगला चैप्टर उस इन्वेजन के बारे में थोड़ा बहुत बताता है जहां प्रोटैगनिस्ट ने 200,000 एलीट ट्रूप्स को लीड किया था। इन सबका यही गोल था कि वो उस डीमन किंग को खत्म करने वाले हीरोज बन जाएं। उनके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उससे उन्होंने सबसे मेटिकुलस ऑपरेशन प्रिपेयर किया था। थियरी के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट था और इसे परफेक्ट होना भी चाहिए था। फिर हम सेरेनिटी को ढेरों लाशों के ढेर के बीच घुटनों पर बैठे देखते हैं। एक प्रीस्टेस जो बिल्कुल होलसम लग रही है उनसे आगे बढ़ते रहने की भीख मांगती है क्योंकि उस ब्लेसिंग के लिए उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी है। एक और इंसान जो पूरी तरह टर्न अप है कहता है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है पर यही उसकी लिमिट है। एक और बंदा जो जमीन में पिघल रहा है कहता है कि उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। तो वो लोग आगे बढ़ते गए, आगे पुश करते गए, सबको पीछे छोड़ते हुए। उन्हें किसी की तरह अबैंडन नहीं कर रहे थे, वो मर चुके थे। बेसिकली आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपने दोस्तों की लाशें स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज करनी पड़ी। फिर जमीन से और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज रेंगते हुए निकलने लगते हैं। सेरेनिटी कहती है कि किसी चीज ने उन पर ऐसे अटैक किया जैसे उसे उनकी हर एक मूव पहले से पता हो, और उसके लिए इस बात का कोई सेंस नहीं बनता था जब तक कि डीमन किंग के लेयर में कोई ट्रेटर ना हो। आखिर में मेंबर्स की वजह से ही ऑपरेशन तबाह होना शुरू हो गया, पर कोई कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है और हर चीज को चीर कर रख देता है। हर जगह सर उड़ रहे हैं और वो ऑरा शेपर कहता है कि वो एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। वो लोग एक सेकंड के लिए आराम कर सकते हैं क्योंकि जल्दी ही ये सब खत्म होने वाला है। सेरेनिटी के लिए वो नाइट किंग इस जमीन पर किसी भगवान की तरह था। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उसने आगे चार्ज किया तो तुम्हें सच में डीमंस के लिए बुरा लगता। उसका एक स्लैश पूरे टेरेन को डिस्ट्रॉय और रीशेप कर देता था। जब वो सबसे ज्यादा डेस्परेट फील कर रही थी उस आदमी ने हर चीज को ऐसे काट दिया जैसे वो कुछ हो ही ना। वो उससे कहती है कि उसको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी पहले ही रिकवर हो चुकी है। तो हाँ, वो उसकी मदद कर रहा था, ये कहते हुए कि वो बस उसकी स्टैमिना वापस लाने में उसकी हेल्प कर रहा था। पर फिर भी और कौन जिंदा बचा? और वो कहती है कि उन दोनों के अलावा और उन लोगों के अलावा जो एंट्रेंस की तरफ वापस चले गए थे, बाकी सबका पूरी तरह खात्मा हो चुका था। प्रोटैगनिस्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो कम से कम उसे जिंदा बचकर वापस आना होगा, क्योंकि वो हर रात रोते हुए कहती थी कि उसे हडसन को ढूंढना है। वो कहती है कि वो एक भी रात नहीं रोई थी, पर वो प्रॉमिस करती है कि वो वापस जाएगी और उसे ढूंढ लेगी। पर फिर उनके पैरों के नीचे एक अजीब सा सर्कल बन गया। प्रोटैगनिस्ट स्माइल करता है, अपना हाथ घुमाता है, उसे धक्का देकर दूर करता है और वार्न करता है कि ये गेम इतना आसान नहीं है। वो उसको आवाज लगाती है, पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है, और वो बस इतना कहता है कि जब वो वापस जाए तो वो शादी कर ले या किसी से प्यार कर ले, जो भी हो, पर उसे एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए। उस पल सेरेनिटी जानती थी कि एक्सपीडिशन एक फेलियर था, पर उसके पास वहां से निकलने और जिंदा रहने का एक चांस था। कोई भी उसको ब्लेम नहीं करेगा। ये एक ऐसी हॉरिफिक बैटल थी जिसके बारे में सबको पता था कि ये इम्पॉसिबल है, और अगर वो अभी वापस जाती है तो उसे उस आदमी से मिलने का मौका मिलेगा जिससे वो प्यार करती है। पर तभी उसे वो दोस्त याद आते हैं जो पीछे छूट गए थे। उसे हडसन याद आता है और वो माफी मांगती है, और हाँ, उसने हक दिया। उसने ठीक उसी वक्त एक पोजीशन स्वैप यूज कर दी। एक धमाका होता है। तो बेसिकली हुआ यह था कि वो लोग एक ट्रैप पे चढ़े, वो एक्टिवेट हुआ, प्रोटैगनिस्ट ने उसे दूर धक्का दिया और उसने उसके साथ अपनी पोजीशन स्वैप कर ली, और अब वो एक सीमेंट की बोरी की तरह वहां गिरी पड़ी है जिसके पैर गायब हो चुके हैं। वो कहती है कि वो लकी है कि कम से कम वो जिंदा तो है, उसकी बॉडी गायब नहीं हुई। पर हाँ, अब इसके बारे में बस इतना समझ लो कि वो अब फ्यूचर में कभी सॉकर नहीं खेल पाएगी। प्रोटैगनिस्ट यही सोच रहा है कि गेम में ये सब चीजें इतनी ज्यादा ड्रामेटिक नहीं थी, वो बस एक स्क्रीन थी। वो कहती है कि उसके बाद विल्हेल्म ने उसके ऊपर एक ऐसी टैलिस्मैन लगाई जो ठीक उसकी बॉडी पे फिट बैठी, और उसकी वजह से वो डीमन किंग के अगेंस्ट होने वाली वो पूरी फाइट बिल्कुल एंड तक देख पाई। फिर वो कहता है, हाँ, यहां तक का हिस्सा मुझे याद है मेरी बच्ची, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके बाद क्या हुआ था। वो कहती है, हाँ, उसके ठीक बाद डीमन किंग सामने आया और बिल्कुल जैसा उसको याद है उस डीमन किंग को मार दिया गया था। पर अचानक एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे विल्हेल्म और वक्त दोनों एक साथ रुक गए हों। हर चीज जम गई और सूरज तक कांप गया। वो स्कल फेस वाला डीमन किंग कहता है कि वो लड़का एक मॉन्स्टर था, भले ही वो एक 5 स्टार ट्रांसेंडेंटल क्यों ना हो, उसे किसी गॉडेस की अथॉरिटी के बिना इतनी आगे तक नहीं पहुंचना चाहिए था। पर वही उसकी गलती थी। अथॉरिटी के बिना वो उसकी फ्लैश तो तबाह कर सकता है, पर वो उसके एसेंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो उस सो कॉल नाइट किंग की इज्जत करता है, और उसी रिस्पेक्ट के साथ वो अब उसकी बॉडी को अपने वेसल की तरह यूज करने वाला है। तो बेसिकली प्रोटैगनिस्ट के पास फाइनल बॉस को मारने की गेम मास्टर वाली परमिशन ही नहीं थी। ब्लैक एनर्जी की एक आंधी, एक सुनहरा धमाका, और अचानक से एक एंजल आ जाती है। एक मिनट रुको, प्लॉट ट्विस्ट आया है। वो स्कल वाला बंदा कह रहा है, तुम कमीने, तुम्हें इस नाइट की साइड लेने से मना किया गया था बस इसलिए क्योंकि इसके पास स्टार्स है। तुम खुद को गॉडेस कहती भी कैसे हो? फिर प्रोटैगनिस्ट की बॉडी जमीन पर गिर जाती है, जबकि डीमन किंग मरते हुए लगता है, चिल्ला रहा होता है कि वो इस पीना को मार देगा। ओके, मैं अभी भी कंफ्यूज हूं, मुझे एक्चुअली नहीं पता वहां आखिर हुआ क्या, पर सेरेनिटी कहती है तो बस यही था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है डीमन किंग ने विल्हेल्म की बॉडी को पोजेस करने की कोशिश की थी और गॉडेस पीना बीच में आ गई। पर आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और वो भी उन स्टार्स में इंटरेस्टेड क्यों लग रही थी? सीन कट होकर वापस नाइट्स गार्डन में आता है, जहां एक बंदा बोर होकर अपना दिमाग खराब कर रहा है। कह रहा है यहां आना बहुत ही ज्यादा पकाऊ है, और हमें आखिर इस रीजन की रखवाली क्यों करते रहनी पड़ रही है। वो गंजा आदमी कहता है क्योंकि टेरिटरी कंगाल हो रही है, इन जॉब्स को करने के लिए इनफ लोग नहीं है, इसलिए हमें ढेरों ओवरटाइम करते रहना पड़ेगा। वो बंदा हाँ में हाँ मिलाता है, पर तभी अचानक वो रुक जाता है। वो बात करते करते बीच में ही चुप हो जाता है। फिर वहां धुएं का एक बड़ा सा बादल बनने लगता है और वो पूरी तरह डर के फ्रीक आउट हो जाता है। मॉन्स्टर्स का एक पूरा झुंड ठीक उन्हीं की तरफ चार्ज करते हुए आ रहा है। वाओ, मुझे एक अच्छे कासल इन्वेजन से सच में बड़ा प्यार है।
वो एकदम ओल्ड स्कूल टावर डिफेंस वाली वाइब इस वीडियो पर एक लाइक ड्रॉप करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे मंगा सीक्वेंस को अपने व्यूअर्स के लिए और भी जूसी कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। वो चीकी लिटिल बेल आइकॉन दबा देना और आगे की अपडेट्स के लिए तैयार रहना।